सर जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है मीटिंग का। नहीं आ रहा है बराबर। ओके ओके। सभी को आवाज क्लियर है मेरा? क्लियर है पंकज जी। हाँ क्लियर नहीं ना, आवाज ही नहीं आ रहा बहुत। पंकज जी क्लियर है नहीं आवाज। आ रहा शैलेश जी। आवाज का किसको इशू है? मैक्सिमम सभी को आवाज आ रहा है, सिर्फ एक एक कोई है जिनको जय आवाज का महेश इशू है। सोमानी जी। आवाज आ रहा है आवाज आ रहा है पंकज जी आपका। सभी को सप्रेम जय महेश, सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ और आज की इस मीटिंग को हम शुरुआत करते हैं। महेश नवमी के उत्सव प्रीत्यर्थ 3 दिवसीय उद्योग माला के आयोजन का ये आज प्रथम पुष्प है। बीड़ जिला माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में तथा महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय व्याख्यान माला के लिए आज इस वेबिनार में मौजूद सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस वेबिनार के लिए जो सम्माननीय प्रमुख अतिथि है, जो आज के हमारे प्रमुख अतिथि है माननीय रामनिवास जी मानधने, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। इनके साथ ही मैं स्वागत व्यक्त करना चाहता हूं आज के हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रमुख अतिथि, हमारे मार्गदर्शक वक्ता एडवोकेट जयप्रकाश जी सोमानी इनका। इसके साथ ही बीड़ जिला माहेश्वरी सभा की ओर से मैं स्वागत करता हूं प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्रीमान मधुसूदन जी गांधी, प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण जी सारडा तथा संयुक्त मंत्री श्रीमान नंदकिशोर जी तोतला इनका। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज के इस वैश्वीकरण के युग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस है उसकी महत्वता बहुत अधिक बढ़ गई है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को बहुत सी चीजें नियंत्रित करती है, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी है, डॉक्यूमेंटेशन है, अलग अलग रूल्स है, अलग अलग प्रोडक्ट उसमें प्रतिबंधित है। इंपोर्ट का ड्यूटी रहता है, एक्सपोर्ट का अलग ड्यूटी रहता है, उत्पाद शुल्क है। तो ये सब चीज सुन के सामान्य आदमी को, एक आम आदमी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ही जटिल और समय लेने वाला बिजनेस लगता है तथा इस जटिलता को और इस समय लेने वाले बिजनेस को दूर से देखकर ही कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के पास जाना नहीं चाहता है। इस चीज को बीड़ जिला माहेश्वरी सभा ने जब उद्योग व्याख्यान माला लेने का विचार चल रहा था, इस विषय के बारे में सोचा और इस जटिल विषय को एक सिंपल वे में और एक सुझाव करने के लिए हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है हमारे प्रमुख मार्गदर्शक वक्ता एडवोकेट जयप्रकाश जी सोमानी इनको। मैं सबसे पहले इस 3 दिवसीय उद्योग व्याख्यान माला की शुरुआत करना चाहूंगा महेश वंदना से। यहाँ पर उपस्थित हेमंत जी बियानी को मैं निवेदन करता हूँ कि आप रिकॉर्डेड महेश वंदना प्ले करके इस उद्योग व्याख्यान माला का शुरुआत करें, इस उद्योग व्याख्यान माला की शुरुआत करें। विधि वंदन करो तिहारो, ढलदारी त्रिपुरारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। नयन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सोहे सिर गंगा, माल गल बीच विराजत महिमा है भारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। कर में डमरू त्रिशूल तिहारे, कटि में हर बाघंबर धामा, सहित हिम शैल विराजत शोभा है न्यारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर, पल में प्रभु सदैव भयंकर, कोई भेद न पाए तिहारो, हम तो है संसारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी, बलिहारी
देव अब रक्षा करो हमारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। उस विधि वंदन करो दिखारो धरतारी त्रिपुरारी। उस विधि वंदन करो दिखारो धरतारी त्रिपुरारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। 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 जय महेश। आज के इस प्रोग्राम की प्रस्तावना करने के लिए मैं यहाँ पे निवेदन करूंगा जिला मंत्री तथा हमारे मार्गदर्शक श्रीमान जगदीश जी जाजू ने आप इस कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। और उसके पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों को विनती करना चाहूंगा कि बीड़ जिला माहेश्वरी सभा द्वारा आपको जो निर्धारित समय दिया गया है उस समय में अपनी प्रस्तावना तथा अपना मत व्यक्त करें। धन्यवाद। माननीय श्रीमान जिला मंत्री जगदीश जी जाजू। जय महेश। परमपिता परमेश्वर भगवान महेश जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। बोलना। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में बीड़ जिला माहेश्वरी सभा 3 दिवसीय उद्योग व्याख्यानमाला के उपलक्ष्य में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्रीमान मधुसूदन जी गांधी, महाराष्ट्र प्रदेश महासभा के महामंत्री श्रीमान सत्यनारायण जी सारडा, इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माहेश्वरी समाज के दिशादर्शक जालना निवासी श्रीमान राम निवास जी मानधना और आज के मुख्य आकर्षण जिनके वाणी को सुनने के लिए हम लालायित है श्रीमान एडवोकेट जयप्रकाश जी सोमानी दिल्ली, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य तथा मेरे बीड़ जिला माहेश्वरी सभा के सभी सहकारी और इस ऑनलाइन को जुड़े हुए समाज बंधु भगिनी, इस कार्य के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रीमान सीए गोपाल जी कासट और जिलाध्यक्ष एडवोकेट श्री कृष्ण जी तोषनीवाल और बीड़ जिला माहेश्वरी सभा की ओर से आप सभी का इन 3 दिवसीय ऑनलाइन उद्योग व्याख्यानमाला के प्रमुख इस प्रथम पुष्प को मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्रीमान मधुसूदन जी गांधी, इनके जालना के महाराष्ट्र में उद्योग क्षेत्र में अवेयरनेस प्रोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे समय की धारा से जुड़ने के तकनीक की संसाधन तथा महिला सबलीकरण का प्रचार प्रसार करने का मनोदय व्यक्त किया था, उसे बीड़ जिला माहेश्वरी सभा के माध्यम से श्री गोपाल जी कासट के कल्पकता से श्री महेश नवमी के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय ऑनलाइन व्याख्यानमाला के रूप में आज हम सभी इस ऑनलाइन सभा में उपस्थित है। माहेश्वरी समाज में ज्यादा लोग खुर्दा व्यापारी है, लेकिन गत कुछ वर्षों में मॉल संस्कृति एवं ऑनलाइन बिक्री के कारण यह व्यापार में कमी आई है तथा आगे के समय में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करने वाले हैं। इस परिस्थिति में हमें व्यवसाय के संबंध में अलग दृष्टि से सोचना और व्यवसाय में तकनीकी सहायता लेना अनिवार्य हो गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक युग में हमें हमेशा की तरह अगर आगे रहना है तो उद्योग की ओर जाना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और माहेश्वरी समाज के पुरुष के साथ साथ महिलाओं का व्यवसाय तथा उद्योग में समावेश करने के बारे में चिंतन करना है।
यह समय की मांग देखते हुए 3 दिवसीय उद्योग व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। इसमें वक्ता के रूप में हमें श्रीमान जयप्रकाश जी सोमानी दिल्ली, श्रीमान पीयूष जी सोमानी नासिक एवं सौ मानसी मालपानी सिकंदराबाद का मार्गदर्शन का धन मिलने वाला है। मैं सभी माहेश्वरी विद्यार्थी, युवक, युवती और हमारे बहनें और भाइयों से आप सभी के इस प्रथम पुष्प के उपस्थिति होने के लिए पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रस्ताव का स्वीकार किया, हमें मार्गदर्शन किया और इस व्याख्यानमाला का महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार किया। इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मधुसूदन जी गांधी, महामंत्री सत्यनारायण जी सारडा, संगठन मंत्री चिरंजी लाल जी दागड़िया तथा मराठवाड़ा के उपाध्यक्ष राम कुमार जी पल्लोड जी और संयुक्त मंत्री नंदुभाऊ तोतला, इनका भी अभिनंदन एवं आभार मानता हूँ। द्वितीय तथा तृतीय पुष्प में आप स्वयं पधारे और अपने परिचित माहेश्वरी को अवगत कराएंगे और इस व्याख्यानमाला का उपयोग आपके व्यवहार में करके इस आशा के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय महेश, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भाऊ। इसके पश्चात मैं विनती करता हूँ श्रीमान नंदकिशोर जी तोतला, संयुक्त मंत्री महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा, इन्हें आप आज की प्रमुख अतिथि के रूप में हमें जो प्राप्त हुए माननीय रामनिवास जी मानधने, इनका आप परिचय कराएं। मैं विनती करता हूँ नंदुभाऊ तोतला इन्हें। जय महेश। आज बीड जिल्हा माहेश्वरी सभा को उद्योग का स्तर, मार्गदर्शन का स्तर आएगा। प्रमुख वक्ता श्री जयप्रकाश जी साहब सोमानी दिल्ली, कार्यक्रम का अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष मधुसूदन जी गांधी साहब और प्रमुख श्री रामनिवास जी मानधने साहब, बीड जिला माहेश्वरी सभा अध्यक्ष तोषनीवाल जी, सचिव जाजू जी, जिला सभा का सगळा पदाधिकारी। मना आज रामनिवास जी मानधने को परिचय कर देवा की जिम्मेदारी दी। को परिचय करनो आणि थोड़ काम करनो वो घनो बड्डो अवघड काम। आदरणीय रामनिवास जी जगन्नाथ जी मानधने को जन्म 27 सितंबर 1954 में हुयो। ब्याको शिक्षण बीकॉम हुयो। बीकॉम होने के बाद सीड्स, फर्टिलाइजर, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग ई व्यवसाय में जुड़े। बीका बाद ब्याको पिछला लारला 17-18 साल को महासभा का कार्य समिति कार्यकारिणी सदस्य का रूप में महासभा का विभिन्न गतिविधियों में ब्याको योगदान रहा। 2006-7 को निरंतर महासभा की जिकी छात्रावास योजना है एवं निर्माण समिति का राष्ट्रीय संयोजक को दायित्व पूरा निभाता आया है। महासभा का अंतर्गत जिको अयोध्या में निर्माण शौर्य भवन हुआ है भी प्रबंध कमेटी का सदस्य है। ब्याको जिको भी बट भवन में मुख्य रिसेप्शन हॉल है जिका में आर्थिक सहयोग ज्यादा दिया। बिका बाद महासभा का अंतर्गत श्रीमती मंगला रामनिवास जी मानधने ABMM आवास योजना फाउंडेशन 5 करोड़ को कॉर्पस फंड को गठन करना है जिका में 2 करोड़ को आर्थिक सहयोग को प्रबंधन को सहयोग भी मानधने के साथ दिया। जालना का सगा दवाखाना में रुग्णा का स्तर भोजन को प्रबंधन विधवा महिला का स्तर मासिक एवं आर्थिक सहयोग कर। राजस्थानी यात्री संघ का अध्यक्ष भी हा। ब्याका अध्यक्षता में बीड जिला परली तालुका अंबाजोगी तालुका भोजनालय की व्यवस्था ही ब्याका नेतृत्व में ब्याका अध्यक्ष का टाइम करी। ब्याका बेयान का भामाशाह जिका का डोंगरे महाराज, बाल व्यास,
राधेश्याम महाराज, राधाकृष्ण महाराज या का सगळा तो जालना मोहिड़ा कथा को आयोजन में भी हिस्सो लिए कर प्रमुख अतिथि रहा। ब्याका सगळा धार्मिक वृत्ति ब्याको पुत्र योगेश वो विभिन्न पद पर काम कर जानकी प्रेसिडेंट स्टील मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, एग्जीक्यूटिव मेंबर लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एडवर्टाइज MSEB स्टील नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल इंडिया स्टील रोलिंग मिल एसोसिएशन दिल्ली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यांका विभिन्न पद पर काम कर है। यांका रामनिवास जी मानधने साहब को परिचय देनो मैं मारो सौभाग्य समझू। इतो परिचय देकर मैं आपला वाणी विराम देऊ। जय महेश। धन्यवाद भाऊ। थे जो परिचय दिया है अट मानधनी जी साहब को, वह परिचय न मैं 2 लाइन में अट शॉर्ट करना चाहूँ। एक कबीर की वाणी है, बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो या कबीर वाणी माननीय मानधनी साहब ना परफेक्ट सूट हुआ है कि कबीर या वाणी में बोला है कि खजूर को पेड़ बहुत बड़ो रहे पण बिको यूज नहीं है, क्योंकि बिकी छाव भी आवा कोनी और कोई जाकर फल भी नहीं तोड़ सका, तो बा इको यूज नहीं है। तो थे दातृत्व करना चाहिए और थे समाज का उपयोगी आवरण चाहिए था को जो भी वे में थे दे सको तन मन धन सु देवन चाहिए। तो अलग अलग लोग अलग अलग वेसु देव है। मानधने जी साहब का परिचय में एक बात ध्यान में आएगी, यह सब वेसु देव है। मैं भी खुद ना गर्व महसूस करा कि आज मानाटे मानधने साहब ने सुनने को मौको मिला है। मैं विनती करूं माननीय रामनिवास जी मानधने ना कि मानव प्रमुख अतिथि का रूप में मार्गदर्शन करो। कासोट जी हाँ भाऊ, जय श्री कृष्ण। नहीं, ये मेरा तो है ना, जयप्रकाश जी के बाद रखेंगे तो ठीक रहेगा। जयप्रकाश जी का सुनने में मेरे को इंटरेस्ट है पहले, तो अपन जयप्रकाश जी की बात सुनेंगे, फिर लास्ट में मैं बोलूंगा। चलेगा सर, चलेगा। पंकज भाऊ ठीक है भाऊ। इसका बाद थोड़ा सा चेंज उस हिसाब से कर लो। हाँ चलेगा सर। इसके बाद मैं विनती करता हूँ बीड़ जिला माहेश्वरी सभा के संगठन मंत्री माननीय गिरीश जी सोनी सरी ने कि आप परिचय कराए आज के इस वेबिनार के प्रमुख वक्ता हमारे मार्गदर्शक माननीय एडवोकेट जयप्रकाश जी सोमानी इनका। धन्यवाद पंकज जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी तक? हाँ परफेक्ट आ रही है सर आपकी आवाज। जय महेश। महेश नवमी के उपलक्ष्य में आयोजित उद्योग व्याख्यानमाला के प्रथम दिन में आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष CA गोपाल जी कासट, इनकी कल्पना से उभरे इस पर्व का यह तीसरा साल है। समाज के युवक ट्रेडिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखे और आने वाले कल उसी पे निर्भर है, यह हरदम गोपाल जी कहते हैं। और आज का आयोजन भी यही कल्पना को मूर्त रूप देने की कगार में है। इस उपलक्ष्य में आज महाराष्ट्र प्रदेश सभा के उपस्थित सभी मान्यवरों का मैं जिला सभा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बीड़ जिला सभा के आयोजन में प्रदेश सभा ने जो सहयोग दिया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज के हमारे प्रमुख मार्गदर्शक एवं वक्ता एडवोकेट श्रीमान जयप्रकाश जी सोमानी, इनका परिचय मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। जैसे अभी तोतला जी ने बताया कि मानधनी जी का परिचय मैं क्या दूं, इतना बड़ा उनका काम है, वैसे ही आदरणीय सोमानी जी का परिचय देते हुए मुझे महसूस हो रहा है। सबसे पहले पंकज जी आवाज आ रही है मेरी? गोपाल भाऊ आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है। क्लियर है सर, क्लियर है। आवाज क्लियर है। सबसे पहले मैं गिरीश भाऊ सोमानी साइड में और कोई मोबाइल चालू है कहीं? है नहीं,
आपका सर थोड़ा नेटवर्क ओके इशू आ रहा है सर आपका। श्रीमान जयप्रकाश जी का परिचय शुरू करने से पहले उनके नेटवर्क इशू आ रहा है। आ रहा है आवाज आ रहा है, आप बोलो अभी सर। गिरीश जी आवाज आ रही है आपकी? ओके ओके, हाँ आ रहा है यार। रुकावट के लिए क्षमा चाहता हूँ। श्रीमान जयप्रकाश जी का परिचय शुरू करने से पहले उनके होम टाउन का नाम मैं आपको बता देता हूँ। सोमानी जी पुणे से बिलोंग करते हैं और मराठी में कहावत है, पुणे तिथे काय ऊने। विद्वानों का शहर जिस नाम से हम पुणे को पहचानते हैं, उस पुणे से श्रीमान जयप्रकाश जी आते हैं और इतिहास से लेकर वर्तमान तक, साथ ही भविष्य की योजना तक, हर काल में हीरो रहे सभी कीर्तिमान व्यक्तिमत्व पुणे से पनपते हैं। और इसी कड़ी को जोड़ने वाली प्रख्यात हस्ती आज हमारे बीच उपस्थित है। 1989 से लॉ किए, साथ में फॉरेन ट्रेड में एमबीए किए श्रीमान जयप्रकाश जी आज 34 साल से इस क्षेत्र में कार्यरत है। मौजूदा वक्त में भारत सरकार के न्यू दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के आज के टॉपिक पर लगभग 500 से ज्यादा सेमिनार आपने प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आपने सुप्रीम कोर्ट की केसेस पर अभी तक 150 किताबें लिखकर प्रकाशित की है, जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे बुक स्टोर पर उपलब्ध है। 250 से ज्यादा वीडियोज एवं टीवी शोज में आपके यूट्यूब चैनल प्रसारित हुए हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी आप वीडियोज के बहुत से फॉलोअर्स हैं। विभिन्न प्रकार के केसेस के साथ आप जाने माने विदेश व्यापार विशेषज्ञ एवं एग्जिम गुरु के रूप में कार्य कर रहे हो और हमें बड़ी खुशी है कि आज आपकी वाणी से इस जटिल विषय को आप आसान तरीके से हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हो। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीड जिला माहेश्वरी सभा उद्योग समिति एवं महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा की ओर से। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गिरीश सर जी। इसके पश्चात समय व्यस्त न करते हुए मैं विनती करता हूँ आज के प्रमुख वक्ता जयप्रकाश जी सोमानी ने कि आप हमें मार्गदर्शन करें। नमस्कार जी, सबको मेरा जय महेश। और मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे महाराष्ट्र के ग्रुप के साथ मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में बैठ के, आप भी अपने अपने घरों में बैठ के एक दूसरे के साथ बहुत बात कर रहे हैं। ऐसा ही हमको अभी विदेश व्यापार इतना ही आसान हो गया है। जितना इजी हमारा कम्युनिकेशन हुआ है, इतना ही इजी विदेश व्यापार हुआ है। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम आज का हम ले रहे हैं, ये 16 मई 2023 का है। तारीख का उल्लेख इसलिए करता हूं क्योंकि ये वीडियो जब YouTube पे जाएगा तो इसमें जो भी मैं फिगर बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये आज के दिन के तक की है। कोई अगर 4 साल के बाद भी इसको देखता है तो शायद उस समय की फिगर थोड़ी अलग रहेगी। दोस्तों, हमारे देश में एक्सपोर्ट को जबरदस्त स्कोप है और अभी जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया है, इसमें एक्सपोर्ट के हब जिला लेवल तक क्रिएट करना है, ऐसा संकल्प हमारा यानी कि भारत सरकार का है। तो जिला लेवल तक ये जाने वाला है और जिला लेवल तक जाने के बाद जो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा वो अलग तंग से बढ़ेगा। विदेश व्यापार खाली एक्सपोर्ट होता है ऐसा नहीं है, विदेश व्यापार इंपोर्ट भी होता है। अपने देश से कोई भी प्रोडक्ट का या कोई भी सर्विसेज का विदेश में भेजना, हम उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, और विदेश से अपने देश में मंगाना, उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। लेकिन ये व्यापार यहां तक सीमित नहीं है, हम ऑफशोर ट्रेड भी कर सकते हैं। कि जैसे कि आप मुंबई में बैठ के, पुणे में बैठ के या बीड़ में बैठ के जापान का माल लेते हैं और कोरिया को बेचते हैं, वो माल भारत में नहीं आता है, जापान में उसका इनवॉइस बनता है, भारत में इनवॉइस बनता है, जापान से सीला माल की डिलीवरी कोरिया को होती है। प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आता है।
ये ऑफशोर ट्रेडिंग है, मल्टी डायमेंशनल विदेश व्यापार है। विदेश व्यापार में जब आते हैं तो स्काई इज द लिमिट है। अभी विदेश व्यापार में जाना क्यों चाहिए, व्हाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कोई अगर बीड़ में व्यापार करता है, पुणे में व्यापार करता है, तो अपने शहर से संबंधित है। जब आप कोई दुकान डालते हैं लक्ष्मी रोड के ऊपर पूना में कपड़े की दुकान, तो वहां पे पूना के लोग आना हमको एक थोड़ी अपेक्षित लगता है, अपेक्षा है। लेकिन चेन्नई का आदमी वहां पे आके परचेस करने के लिए पूना के लक्ष्मी रोड पे आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन विदेश व्यापार में जब आप ऑनलाइन आ जाते हैं, तो ऑनलाइन में आपका प्रोडक्ट दुनिया का कोई भी आदमी परचेस करता है। जैसे मेरे 49 से ज्यादा किताबें सुप्रीम कोर्ट केस लॉस के ऊपर अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन यूके, अमेजोन यूएसए के ऊपर उपलब्ध है। तो इट इज इजीली एक्सेसिबल, लोग आराम से उसको एक्सेस करते हैं, परचेस करते हैं। मुझे रोज रिपोर्ट मिलता है, एक भी किताब बेचा जाता है तो रिपोर्ट मिलता है। सेम वे से अगर आप डेंटिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर अकाउंटेंट हो, आपकी जो सेवाएं हैं, आप व्यापारी हो, आपका प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट, ये पूरे विदेश के साथ आप आपके घर में बैठ के कर सकते हैं। और यही तो मैं चाहता हूं। और हमारा जो समाज है, हाँ, समाज रोजगार देने वाला समाज है। जीडीपी में मैक्सिमम हिस्सा हिंदुस्तान के हमारा है और हमको ये बढ़ाना है। हमारे समाज के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो नौकरी की तरफ मुड़ रहे हैं, इसको नौकरी से वापस व्यवसाय के पायदान पे लाना, ये हमारे जनरेशन का मेन उद्देश्य होना चाहिए। नौकरी करेगा, लाख मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन रोजगार निर्माण नहीं कर पाएगा। नौकरी में 8 घंटा काम है, लेकिन कंटिन्यूस रिटायर होने तक 8 घंटा है। लेकिन जब आप व्यापार करते हैं तो आपका काम, व्यवसाय करते हैं तो आपका काम शुरू में हार्ड होता है सेट होने तक। एक बार सेट हो गया, आपके हैंड बढ़ गए, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ऐसा ही बनता है। मैं इस सब के ऊपर जाने वाला हूं। फर्स्ट लेट मी मोटिवेट यू। मुझे पहले ऑडियंस को तैयार करना है सुनने के लिए, मोटिवेशन देना है। आप में से जो व्यापार नहीं करता है उसको भी व्यापार करने की इच्छा होनी चाहिए और विदेश व्यापार की होनी चाहिए। ये मेरा पहला पर्पज है। जो व्यापार करता है तो करेगा ही करेगा, विदेश व्यापार 100% करेगा। लेकिन जिसका व्यापार के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों ने भी व्यापार में आने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। ये मेरा पहला उद्देश्य है। इसलिए मैं पहले मोटिवेट कर रहा हूं आपको, और फिर मैं टेक्निकल जो नॉलेज उसका है वो नॉलेज स्टेप बाय स्टेप जितना भी समय मेरे पास है उस समय में देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जो हम व्यापार करते हैं या व्यवसाय करते हैं, शुरू में हमको मेहनत लेना पड़ता है, लेकिन एक बार मेहनत लेने के बाद हमारे हाथ बढ़ते हैं और हम कम काम करते हैं, लेकिन हमारा काम बढ़ते रहता है और रोजगार निर्मित बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है, ब्रांचेस बढ़ते हैं। इसके लिए एक सिंपल साधा मंत्र है, लीव योर कंफर्ट लेवल। कंफर्ट लेवल छोड़ते रहना, यही प्रगति की निशानी है। मोदी जी ने अगर गुजरात नहीं छोड़ा होता तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते। हम टाकलीबान गांव से हैं, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर तालुका के टाकलीबान गांव से हैं। टाकलीबान गांव छोड़ा, श्रीरामपुर आए, श्रीरामपुर से पूना आए, पूना से मुंबई गए, मुंबई से दिल्ली आए। अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर के आर्गुमेंट वगैरह करते हैं। ये कंफर्ट लेवल छोड़ना पड़ता है, तब प्रगति होती है। मैं एक दुकान है मेरा, मेडिकल दुकान, मैं खुश हूं, तो कितने भी टैलेंट हो, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। पहली डेवलपमेंट की खास बात है, लिव योर कंफर्ट लेवल एंड एंटर इन अनकंफर्ट जोन। अनकंफर्ट जोन में जब आप एंट्री करते हैं, तब उसमें सक्सेस पाने के लिए आप कोशिश करते हैं। विदेश व्यापार में कैसे एग्जैक्टली कोशिश करना,
कौन से रास्ते से जाना ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपका मन विदेश व्यापार के लिए तैयार तो करूं। विदेश व्यापार क्यों करना चाहिए, ये पहला पॉइंट है हमारा। तो इसके जवाब 3 है। पहला, आपका डेवलपमेंट। आपका जो एक व्यापार एक छोटे गांव से गांव तक सीमित है, वो पूरा देश तक जाता है और विदेश में 236 देशों तक पहुंचता है। ये सबसे बड़ी ताकत विदेश व्यापार में आती है। तो योर डेवलपमेंट सोशली, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा होता है। ये विदेश व्यापार में आने का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि विदेश व्यापार से आप आपके देश में फॉरेन करेंसी लाते हैं और फॉरेन करेंसी से हमारा देश रीच होता है। तो आपके एक एक इनवॉइस के साथ इंटरनेशनल करेंसी हमारे देश में आती है और हमारा देश रीच होता है। इसलिए आर्मी में काम करने वाला, पुलिस में काम करने वाला, मंत्रिमंडल में काम करने वाला नेता जितनी देश की सेवा करता है, उतनी ही सेवा विदेश व्यापार करने वाला भी करता है, क्योंकि वो भारत को एक एक इनवॉइस के साथ रीच बनाता है। ये बहुत अच्छा पैट्रियोटिज्म विदेश व्यापार में होता है। और तीसरा जो है, वो तीसरा, विदेश व्यापार से हम इकोनॉमी पुश करते हैं, रोजगार निर्मित करते हैं और हमारे साथ साथ हमारे गांव का, हमारा देश का भला करते हैं। थोड़ी देर मान के लिए चलो कि मेरा ये लेक्चर होने के बाद आप में से खाली एक 5 लोग विदेश व्यापार में जाने का निर्णय लेते हैं और विदेश व्यापार में जाते हैं और एक साल में 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बन जाता है। लगभग 20 करोड़ का साल का टर्नओवर हो जाता है ना, तो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस आ जाता है। वो इट इज वेरी इजी इन एक्सपोर्ट बिजनेस। 2 स्टार के लिए 100 करोड़ लगता है, 3 स्टार के लिए 500 करोड़ लगता है, 4 स्टार के लिए ऐसे, 5 स्टार के लिए ऐसे, अलग अलग 2000 करोड़ तक इसके माइलेज है। लेकिन 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 20 करोड़ में आ जाता है कि वो 5 लोगों ने अगर मिनिमम 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का भी काम कर दिया तो एक का 20 करोड़ और 5 लोगों का मिलके 100 करोड़। तो मेरे एक वेबिनार का ये इफेक्ट है कि भारत में फॉरेन से 100 करोड़ का विदेशी चलन आता है। इसलिए दोस्तों 2006 से मैं ये काम करता हूं देश में और बहुत सारे वेबिनार, सेमिनार देश विदेश में लिए हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विद्यार्थी नहीं। भारत में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कनाडा में है, अमेरिका में, हर जगह पे है। लेकिन गए 5 साल से मैं दिल्ली में जब से सुप्रीम कोर्ट में आया हूं, आहिस्ता 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 मेरा लॉ फॉर्म विकसित हो रहा है और मैं सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में बहुत बिजी हो गया। ये ईश्वर की दया है, महेश भगवान की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, माँ बाप की कृपा है। मैं टैलेंट तो बिल्कुल नहीं हूँ। लोग बोलते हैं बहुत टैलेंट है, पुणे देते काय उन्हें वगैरह वगैरह। पुणे के लोग बहुत टैलेंटेड रहते। अभी मेरा परिचय करते थे समय गिरीश जी ने बताया, लेकिन सच बताओ मैं टैलेंट नहीं हूं, लेकिन रेगुलर मेहनत करता हूं, रेगुलर किताबें पढ़ते रहता हूं, रेगुलर इनोवेशन करते रहता हूं। बस कंटिन्यू काम करते रहेंगे ना तो सक्सेस अपने आप आता है। सक्सेस का रिलेशन टैलेंट से नहीं है, सक्सेस का रिलेशन है परपिचुअल एफर्ट्स, एंडरविंग योरसेल्फ। एंडेवर आपका जो है, ट्राई है, प्रयत्न है, ये अगर कांस्टेंट रहता है तो बहुत अच्छा विकास होता है। और वो विकास करने के लिए पुणे आना चाहिए, बॉम्बे आना चाहिए, दिल्ली आना चाहिए। वो जमाना चला गया। अभी आप जहां हैं वहां पे अगर वाईफाई कनेक्शन अच्छा है, वहां पे सुविधा अच्छी है, तो आप आराम से वहां से व्यापार कर सकते हैं। मेरे कुछ एक्सपोर्टर है कि जो पुणे बॉम्बे में ऑफिस नहीं है, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस है, बसवंत पिंपळगांव के अपने फार्म से ऑपरेट करता है। बसवंत पिंपळगांव महाराष्ट्र का ही एक अच्छा एक्सपोर्ट एक्सलेंस टाउन है, ईईटी एक्सपोर्ट एक्सलेंस टाउन का दर्जा उसको मिला है। वहां से अपने फार्म से ऑपरेट करता है, ऑफिस की जरूरत ही नहीं है। ये चोचले निकाल दो कि विदेश व्यापार करने के लिए बहुत कैपिटल लगेगा, बहुत बड़े शहर में रहना पड़ेगा,
इंग्लिश बहुत अच्छा चाहिए, इंग्लिश एडेक्वेट चाहिए। इंग्लिश जितना जरूरी है, फॉर्म पढ़ते रहना, थोड़ा सा लिटिल कम्युनिकेशन करना, इतना आता है तो काफी है। और नहीं आता है तो आप इंग्लिश ट्रांसलेटर साथ में रख के काम कर सकते हैं, इसलिए इंग्लिश का कठिनाई दूर हो गया। कैपिटल, अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट में जाते हैं तो कैपिटल लगता ही नहीं है। अभी हमारी लीगल सर्विसेज है, भाई मैं फॉरेन में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए गया, फॉरेन का डॉलर कमाया, मुझे 5% गवर्नमेंट भी इंसेंटिव देता है, कमाई मिलती है अलग, इससे फॉरेन करेंसी बनी। मैंने क्या कैपिटल खर्चा किया इसके लिए? डॉक्टर अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, क्या कैपिटल करता है? चार्टर अकाउंटेंट अपने सर्विसेज विदेश में इंटरनेशनल ऑडिट वगैरह करता है, क्या क्या वो कैपिटल खर्चा करता है? नहीं। सर्विस एक्सपोर्ट में यूर टैलेंट, यूर स्किल इज कैपिटल। और जहां पे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की बात है, वहां पे भी अगर आपका लॉजिक सेंस परफेक्टली डेवलप है तो आपको कैपिटल की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मैं तो बोलता हूं, आपके पापा के पास भांडवल है, आपके पास भांडवल है तो भी मत डालिए विदेश व्यापार में, भांडवल क्रिएट कीजिए। अरे आपका फॉरेन का बायर अगर आपको 1 महीने में पैसा दे रहा है या एडवांस दे रहा है, और आपका सप्लायर अगर आपको 2 महीने में क्रेडिट दे, 2 महीने का क्रेडिट दे रहा है, तो आपको खुद के भांडवल की जरूरत ही नहीं है। टेक एडवांस फ्रॉम बायर, टेक क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, यू कैन मैनेज। लेकिन ये लेवल आने तक का जो एफर्ट्स लेना पड़ता है, सप्लायर ने भी आपको 2 महीने का क्रेडिट देना चाहिए, ऐसा आपका पर्सनैलिटी डेवलप होना चाहिए। बायर ने आपको एडवांस देना चाहिए तो बायर का आपका वो विश्वास होना चाहिए। इसके लिए एक सिस्टमैटिक एफर्ट्स लगता है। दोस्तों, नाउ आई एम 59 रनिंग। जिस दिन मैंने 58 कंप्लीट कर लिया, 20 नवंबर 2022 को मैंने 58 कंप्लीट कर लिया, उसी दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अभी कोई फुल डे वर्कशॉप लेना नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई पैसा कमाना नहीं। मैंने बहुत पैसा कमाया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, खाली वेबिनार में, सेमिनार में कमाया, करना नहीं। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गाइडेंस बंद करना। और फिर मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वर्कशॉप के जो रिकॉर्डेड वीडियोस थे, मैंने रिकॉर्ड करके रखे थे। मुझे मालूम था मुझे एक दिन रुकना है इसके लिए, और फिर मैंने वो सब वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब अकाउंट पे डाल दीजिए। इसलिए आपको किसी को इसका टेक्निकली नॉलेज, डिटेल नॉलेज चाहिए तो ऑल वीडियोस आर अवेलेबल। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्कशॉप पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड कीजिए, सिंसियरली प्रॉपरली टॉपिक से जाइए और जस्ट एक्ट अकॉर्डिंगली। क्योंकि मेरा वर्कशॉप कभी अभी फुल डे या 3 डेज का, 15 दिन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कभी होने वाला नहीं। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ऐसा मोटिवेशनल जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे इन्वाइट करती है, देश में इन्वाइट करो, विदेश में इन्वाइट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनलाइन मैं अवेलेबल हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें मोटिवेशन देना, ये करना, ये काम मैं करते रहूंगा, और जब तक मेरा हाथ पैर चलते हैं तब तक करता रहूंगा, अपडेट रखूंगा, सब क्लियर करूंगा। इसलिए जो चीजें मैं यहाँ पे अभी टेक्निकल आगे बताऊंगा, और आपको एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है तो आपको मेरा डिटेल नॉलेज सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, विना मूल्य है, उसके लिए कोई आपको चार्ज देना नहीं है, और पूरा टेक्निकल मिलेगा। अभी हमारा दूसरा जो सवाल था कैपिटल का, पहला था इंग्लिश का, दूसरा था कैपिटल का। लॉजिक है, प्रॉपर आपका विकसित करते हैं, कैसा एफर्ट लेना, क्या लेना, मैं शॉर्ट में बताऊंगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका वो भी प्रॉब्लम हो गया। और कैपिटल डालना भी है तो एक रीजनेबल लेवल तक आप कैपिटल डालते हैं तो भी सफिशिएंट है। कैपिटल निर्माण करने की क्षमता रखो। हमारे देश में जितने भी बिजनेसमैन है, आपके गांव में भी, बीड़ में जितने भी बिजनेसमैन है, उसमें से आधे से ज्यादा बिजनेसमैन ने जीरो से ही अपना करियर शुरू किया। उनके पास कुछ नहीं था, और जीरो से खड़े होके 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 आज अपना मकान हो गया है, अपना शॉप हो गया है, सब हो गया है। फिर जीरो से हम लोग खड़े हो सकते हैं, तो फिर पढ़े लिखे लोगों को ही कैपिटल दिमाग में क्यों आता है? इसलिए निकाल दीजिए। तो कैपिटल सर्विस एक्सपोर्ट को लगता नहीं, लॉजिकल सेंस यूज करते तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को भी लगता नहीं, या आप उसमें दलाली करते हैं, अगर आप कंसल्टेंसी करते हैं, या आप इसमें ट्रेड एक्सपोर्टर का काम करते हैं, तो आप जो सप्लायर है, सप्लायर से मान लो बायर को भेजो,
इससे 2-3%, इससे 2-3% आपका मार्जिन निकलता है, ऐसा भी ट्रेड कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज यू कैन ओपन योर वेबसाइट, यू कैन डेवलप योर वेबसाइट ऐप, उसके थ्रू आप कपड़े पूरे दुनिया को बेच सकते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दूल्हे के लिए कपड़े, दुल्हन के लिए कपड़े, उसमें बहुत एक्सपांशन है आगे। जब आपके वेबसाइट पे जाएगा तो भारतीय लोग दुनिया में हर जगह पे, अपने माहेश्वरी लोग दुनिया में हर जगह पे हैं। माहेश्वरी नहीं है ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं मिलेगा आपको। हम संख्या में कम है लेकिन मजबूत है। गुजराती हर जगह पे, पंजाबी हर जगह पे है, दुनिया के रोम रोम में बसे हुए हैं हम। मैं एक बार इटली गया था और रोम शहर में विजिट किया, वेटिकन सिटी जाके आया। फिर मैं बोला यार ये इटली में, रोम में कितने भारतीय देखते हैं, इसलिए मैंने गूगल पे सर्च डाल दिया इंडियंस इन रोम, तो कम से कम 4 पेजेस गूगल के ओपन हुए। तब मेरे मुंह से ये डायलॉग निकल गया, दुनिया के रोम रोम में भारतीय बसता है। ये रोम शहर में से डायलॉग निकला था। दोस्तों ये ताकत हमारी है, हमको ये ताकत जोड़नी सिस्टमैटिक वे से। लेकिन ये एक रात में डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट में पहली एक है, आपका संकल्प होना चाहिए। यस, मुझे भी किसी भी हालत में विदेश व्यापार में सक्सेसफुल होना है, और मेरी डिफिनेशन सक्सेसफुल की है 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। आपका एक कंसाइनमेंट गया, पैसा आ गया, 25 लाख रुपए मिल गए, 1 करोड़ का कंसाइनमेंट गया, 25% प्रॉफिट एवरेजली मिल गया आपको, 25 लाख रुपए मिल गए, खुश हो गए, यू आर सक्सेसफुल इन एक्सपोर्ट। नो, हम नहीं मानते हो। जब आप 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बनेंगे ना, तब समझना आपका ये पहला सक्सेस है। और जिस दिन 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का सर्टिफिकेट आपको मिलता है ना, उसी दिन आपके पास प्लान चाहिए तैयार 2 स्टार पे जाने का। फिर गर्व नहीं आता है, क्योंकि 2 स्टार का माइलेज 1 स्टार से 5 टाइम्स मोर है, 100 करोड़ का है। 2 स्टार जिस दिन अचीव करेंगे ना, उस दिन 3 स्टार का प्लान आपका रेडी चाहिए। लीव योर कंफर्ट जोन ऑलवेज। मरते दम तक महेश भगवान को प्रार्थना करो, मरते दम तक मुझे कंफर्ट जोन में मत रहने दे। बहुत कम लोगों को ईश्वर ये चेतना देता है। आज ये वेबिनार में आए हैं ना, इसका सर्कुलर काफी लोगों को गया है, लेकिन इतने ही लोग क्यों आए हैं? सब लोग क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि कुछ अलग करने की इच्छा वाले ही यहां पे आए हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, अंदर से कुछ अलग करने की इच्छा शक्ति है ना, वही मेरे प्रोग्राम को आता है। इसलिए ऑलरेडी आप गिने चुने लोग हैं, ईश्वर ने आपको चुना है अच्छे काम के लिए। खाली ये वेबिनार होने के बाद ये इस कान से सुने, इस कान से छोड़ दिए, ऐसा मत करो। लेकिन क्या करें यार, अभी हो गया ना, अभी तो हमारा 40 के आगे हम निकल गए, अभी बच्चे करेंगे क्या करने का, हमारी दुकानदारी अच्छी चालू है। ठीक है, नहीं करना है ना आपको, मत कीजिए, लेकिन बच्चों को प्रमोट कीजिए। बच्चों को बताइए ये वीडियो यूट्यूब पे आ गया है, देखो आज के प्रोग्राम का, ये यूट्यूब पे देख लीजिए। और पंकज जी इसका वीडियो मुझे गूगल ड्राइव पे डाल के भेज दीजिए, मैं मेरे यूट्यूब पे भी डालता हूं। मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, वहां तक हमारा ये माहेश्वरी समाज का कार्यक्रम जाएगा। और माहेश्वरी समाज खाली खुद के डेवलपमेंट के लिए नहीं, दुनिया के डेवलपमेंट के लिए लड़ता है। पाकिस्तान जैसे देश में भी हमारे माहेश्वरी लोग बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे। अखिल भारतीय माहेश्वरी पैनल पे जब मैं था 2017 में, तब मैंने पूरा माहेश्वरी समाज क्या है वो देखा हुआ है। दोस्तों, हमको विदेश व्यापार में जाना है, संकल्प करना है, और जब तक सक्सेस नहीं आता है तब तक रुकना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। अब इसकी जो टेक्निकल पॉइंट है कि विदेश व्यापार में जाना है तो करना क्या, तो पहला संकल्प। दूसरा, कौन से प्रोडक्ट में या कौन से सर्विसेज में जा सकते हैं। तो एक ऑर्डिनरी आदमी जो रहता है ना, ये ऑर्डिनरी आदमी के दिमाग में क्या सवाल आता है कि कौन से प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। प्रॉफिट देख के कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए बिजनेस में। एक्सेलेंसी देखो, कौन सा प्रोडक्ट आप एक्सेलेंट दे सकते हैं दुनिया को,
कौन सी सर्विसेज एक्सेलेंट दे सकते हैं। मेडिकल सर्विसेज में ज्यादा प्रॉफिट है, आपका जो फार्मास्यूटिकल में ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन जयप्रकाश सोमानी अगर फार्मास्यूटिकल में एंट्री करेगा तो उसको सक्सेस ही नहीं आएगा, क्योंकि वो लॉयर है। वो लीगल रिलेटेड जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करेगा तो वो सक्सेस होगा। इसलिए प्रॉफिट देख के एंट्री मत कीजिए, एक्सेलेंसी देखिए, इन विच फील्ड यू कैन गिव द एक्सेलेंट सर्विसेज। इसलिए अगर आप नारी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपके दिमाग में चाहिए कि दुनिया के हर नारी तक ये प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए और वो नारी को प्रोडक्ट यूज करने के बाद आनंद मिलना चाहिए। माय कस्टमर शुड गेट सेटिस्फाइड, बस दैट शुड बी योर अल्टीमेट एम, नॉट टू अर्न मनी। पैसा अपने आप आता है, मेरे पूरे लाइफ का तजुर्बा है, पैसा अपने आप आता है। एक्सेलेंसी की तरफ दौड़ो, खुद को एक्सेलेंस क्या दे सकते हैं। और हर एक आदमी को जन्म ईश्वर ने अलग कार्य के लिए दिया है। जब तक वो समझ में नहीं आता है ना, तब तक बिजी रहो, काम करते रहो, एक्सेलेंट देते रहो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अच्छा सोचते रहो, हैप्पी रहो, आनंदी रहो। यही ईश्वरत्व है। फिर मंदिर में नहीं गए, मस्जिद में नहीं गए, नमाज नहीं अदा किया तो भी चलेगा, लेकिन 5-5 बार मंदिर में जाते हैं और टेररिस्ट बनते हैं तो फिर वो धार्मिकता भी कुछ काम की नहीं है। दोस्तों, स्पिरिचुअल आदमी अंदर से होना चाहिए। इसलिए ऐसा खुद को बलशाली बनाओ, यस मैं करूंगा, और बीड़ में बैठ के, जालना में बैठ के, औरंगाबाद में बैठ के करूंगा। जब जब जरूरत पड़ेगी दिल्ली भी जाऊंगा, जरूरत पड़ी अमेरिका जाऊंगा, 1 महीना रहूंगा, जाना ही पड़ता है, वो तो अपॉर्चुनिटी है। वहां का मार्केट एक्सेस करना पड़ता है। भारत में जो काउंटर पाए आपका पार्टनर है, उसको वो फटाफट माल आपको पैक करके भेजते रहता है, वहां से ऑर्डर आप लेते रहते हैं और पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं चाहिए। जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया उसके तक वो प्रोडक्ट जाना चाहिए और वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसको आनंद मिलना चाहिए। इसलिए आप ऑनलाइन कपड़े की दुकान खोलो, ऑफलाइन करो, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करो, ऐसे अनेक मार्ग है मार्केटिंग के। मार्केटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है विदेश व्यापार का, उसके ऊपर मैं अंत में जाऊंगा। पहला है विदेश व्यापार के स्टेप्स क्या है। पहला है संकल्प, करना ही है विदेश व्यापार। लेडी हो, जेंट्स हो, बहू को मत दबाइए, बहू को आजादी दे दीजिए। हमारा समाज काफी देता है, हमारे समाज में लड़कियां बहुत आगे आई है और महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा वातावरण। इसलिए आपके हमारे महाराष्ट्र का प्रॉब्लम नहीं है उतना, लेकिन बाकी एरिया का प्रॉब्लम है। सबको खुला कर दीजिए और अपने अपनी मर्यादा हर को आदमी को मालूम रहती है, औरत को मालूम रहती है। संकल्प कीजिए। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट या सर्विसेज जिसमें आप एक्सेलेंसी देती है, उसकी लिस्ट तैयार कर लीजिए कि भाई ये प्रोडक्ट में, ये सर्विसेज में एक्सेलेंट हुआ। लेकिन सब प्रोडक्ट में, सब सर्विसेज में एट ए टाइम नहीं जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो सिलेक्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज इन विच यू कैन गिव द एक्सेलेंस टू नेशनल और इंटरनेशनल। आपका काम खाली इंटरनेशनल नहीं चाहिए, आपका प्रोडक्ट भारत में भी हर कोने तक जाना चाहिए और दुनिया के भी हर कोने तक जाना चाहिए। आपके सर्विसेज भी भारत के हर कोने तक जाना चाहिए और दुनिया के हर कोने तक जाना चाहिए। जो सर्विसेज है, बहुत सारे सर्विसेज है। सर्विस एक्सपोर्ट का लिस्ट देखिए, ACIS भारत सरकार का, DGFT के साइट के ऊपर मिलेगा। ACIS की लिस्ट में कितने सर्विसेज दिए, प्रोडक्ट तो कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। इसलिए ऐसा कोई सर्विस नहीं जो एक्सपोर्ट नहीं होता है, ऐसा कोई सर्विस नहीं है जो प्रोडक्ट नहीं जो एक्सपोर्ट नहीं होता है। छोटे छोटे प्रोडक्ट भी काफी एक्सपोर्ट होते हैं। खाली ये टिश्यू पेपर भी एक्सपोर्ट होता है, पानी की बोतल भी एक्सपोर्ट होती है। ये हम शादी ब्याह के लिए यूज एंड थ्रो वाले पत्थर वाले वो ड्रोन करते हैं, वो भी एक्सपोर्ट होते हैं। जान डाल दो, जब आपको लगता है ना कि पत्थर वाल और ड्रोन अच्छा है मेरे लिए, बस उसके ऊपर फोकस करो, उसमें स्टार एक्सपोर्ट बनेंगे आप। लेकिन प्रॉफिट किसके में मिलता है उसके पीछे मत दौड़ो, नहीं तो पैसे के पीछे दौड़ते रहेंगे, पैसे आगे दौड़ता रहेगा और आप पीछे दौड़ते रहेंगे, पैसा हाथ में नहीं आता है। जिसका उद्देश्य नंबर 1 पे पैसा कमाना रहता है, लेकिन जिसका नंबर 1 पे उद्देश्य है सेवा देना,
और नंबर 2 पे उद्देश्य है खुद का विकास करना, वो जल्दी सक्सेस होता है। तीसरा स्टेप है आईई कोड लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप कोड ले लो। उसके पहले आपका शॉप एक्ट लाइसेंस वगैरह वगैरह अगर है, जो ऑलरेडी बिजनेस है वही चलेगा, उसके लिए अलग आपको शॉप एक्ट लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट का सर्विसेज का एक्सपोर्ट आप एक बार लाइसेंस ले ले तो कर सकते हैं। आईई कोड ले, शॉप एक्ट ले लो। शॉप एक्ट के बाद शॉप एक्ट हो या आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, एलएलपी है तो वो सर्टिफिकेट है। इससे आपका शॉप या आपका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो गया। सर्विसेज है तो उसको आपको कोई शॉप एक्ट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आपका लॉयर है तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, सनद है महाराष्ट्र एंड बार काउंसिल गोवा का। मेरा सनद महाराष्ट्र बार काउंसिल गोवा, मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे दिल्ली का नहीं लिया मैंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे दिल्ली का चेंज करने की जरूरत है। अगर दिल्ली के कोर्ट में काम करूंगा तो मुझे लेना पड़ेगा दिल्ली का, लेकिन मुझे नहीं करना है। मैं हाईकोर्ट में नहीं जाता दिल्ली का, मैं फुल्ली सुप्रीम कोर्ट फोकस करता हूं, फुल्ली सुप्रीम कोर्ट। स्पेशलाइजेशन है मेरी लॉ फर्म का, स्पेशलाइजेशन है उसके ऊपर। एक्सेलेंसी दे सकते हैं उसमें फोकस करो, पैसा अपने आप आता है, अपने आप आता है। और शॉप एक्ट सर्विसेज के लिए अभी डॉक्टर है तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप चार्टर अकाउंटेंट आपका सीए संस्था का ये है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तो वो सर्टिफिकेट जो भी है आपका कर लीजिए। फिर आईई कोड निकालिए। आई कोड की प्रोसीजर डीजीएफटी के साइट के ऊपर पूरी दी है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं, आराम से कर सकते हैं। नहीं आता है तो किसी एजेंट को पकड़ी करवा लीजिए उससे। आई कोड के बाद आरसीएमसी, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का मेंबरशिप लेना पड़ता है। एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, अलग अलग है। आपको टेक्सटाइल में काम करना है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है। आपको फार्मा में काम करना है, फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है। एग्री में काम करना है, एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल। जो चाहिए वो एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल ढूंढ लो। लेकिन कौन से कैटेगरी में नहीं है ऐसा है तो फिर फीओ का मेंबरशिप ले सकते हैं। या मल्टीपल कैटेगरी में बिजनेस करना है तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फीओ, FIEO, ये वीडियो बार बार देखिए तो अपने आप ही मिस नहीं होगा। FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, आर कवरिंग ऑल कैटेगरी, उसका भी मेंबरशिप ले सकता है। लेकिन आपको जाना एग्रीकल्चर में और आप फीओ का मेंबरशिप लेते हैं, गलत होता है। पहले एग्रीकल्चर का लीजिए, एग्रीकल्चर में सेट लीजिए, 30-35 कंट्री में माल जाने दीजिए, 1 स्टार 2 स्टार तक जाइए। और जब आपको एग्रीकल्चर से एक्सपांशन करके आपको फार्मा में जाना है, टेक्सटाइल में जाना है, मैं एक्सपांशन के ऊपर भी बात करूंगा कभी, आज का तो शायद मुझे समय नहीं मिलेगा एक्सपांशन के ऊपर, लेकिन आप एक अलग वेबिनार रखो, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। एक उद्योग हमारा सक्सेस होने के बाद मल्टीपल लेवल पे ब्रांचेस कैसे खोलते हैं, एक्सपांशन कैसे करते हैं, इसका मेरा एक कमर्शियल प्रोग्राम होता था। वो मैंने मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले ही बंद कर दिया था। उसका उड़ान नाम था। उसकी एक दिन की फी मेरे ख्याल से 18,000 थी मेरी, एक दिन की प्रोग्राम की थी। ये ताज होटल में रहता था वो, लेकिन वो उसका रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है प्रोग्राम। और अभी मैंने वो बंद ही कर दिया क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन उसमें जो मैं बताता था ना एक्सपांशन के लिए, शायद वो मैं आपको एक आधे वापस अलग कभी प्रोग्राम रखो, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। फिर उसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों एक्सपांशन। उस पर एक बार बिजनेस सक्सेस होने के बाद फिर उसका एक्सपांशन सोचना ही चाहिए, क्योंकि सक्सेस होने के बाद है ना, आपको जब तक एक्सपांशन का प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप अनकंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे। इसलिए याद रखना, आपको कंफर्ट जोन में नहीं रखना है, रहना है। आपको ईश्वर ने भारत के विकास के लिए ही जन्म दिया है। अब मेरी वाइफ फैमिली सब पुणे में रहती भाई, मैं यहाँ पे दिल्ली में। अभी पुणे का इतना अच्छा वातावरण ये छोड़ के हमारा अच्छा वो बेंगलोर छोड़ के किसी के आने की दिल्ली में इच्छा नहीं है। उनके व्यवसाय सेट है। मेरी वाइफ फैमिली कोर्ट में लॉयर है, मैं अकेला दिल्ली में रहता हूँ, टाइम मिलता है वो किताबें लिखता हूँ, सब करता हूँ। 4-5 दिन महीने में जाता हूँ पुणे मिलने के लिए सबको, वो भी आते हैं कभी कभी इधर। लेकिन अगर मैं मेरी कंफर्ट लेवल नहीं छोड़ता तो मैं सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं करता। कंफर्ट लेवल छोड़ना ही पड़ेगा आपको, इसलिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आपका बिजनेस अच्छा हो गया, सब हो गया, अभी आपको थोड़ा सा मिडिल ईस्ट फोकस करना है। तो मिडिल ईस्ट फोकस करना है तो फिर आपको दुबई में ऑफिस डालना पड़ेगा, महीना 1.5 महीना दुबई में रहना पड़ेगा, 50 टेम्परेचर में भी रहना पड़ेगा। और कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड रहता है वहां पे, उस समय भी रहना पड़ेगा। आगे चल के आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक्सपांशन अच्छा हो गया तो आपको यूएसए में, न्यूयॉर्क में भी रहना पड़ेगा।
मैं तो यही चाहता हूं, इतने बिजी रहो कि सुबह का ब्रेकफास्ट आपका सिंगापुर में होता है, दोपहर का लंच आपका कुआलालंपुर में होता है, और डिनर के लिए आप हांगकांग पहुंचते हैं। एक दिन में 3 मीटिंग अलग अलग 3 देशों में करते हैं। इतना बिजी बिजनेसमैन चाहिए दोस्तों। बहुत मजा आता है काम करते समय। विदेश व्यापार में शक्ति अलग है, ताकत ही अलग है। इसलिए आपको एक्सपोर्ट के लिए मार्गदर्शन करने के लिए, आपको एक्सपोर्ट के लिए प्रेरणा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, जो मैंने अलग अलग आपको बताई अभी। फिर आप आपके एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का मेंबरशिप ले लेते हैं, उसको आरसीएमसी बोलते हैं। वो लेने के बाद आपको फिर प्रोडक्ट का कैटलॉग बना लेना है, आपका प्रोफाइल बना लेना है। प्रोफाइल का भी फॉर्मेट आपको डीजीएफटी के साइट के ऊपर मिल जाता है, आयात निर्यात फॉर्म में। वो हिसाब से प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल परफेक्ट बनाओ, प्रोडक्ट का कैटलॉग परफेक्ट बनो, विदेश में बायर ढूंढो। विदेश में बायर ढूंढने के अनेक मार्ग है। बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स हैं, आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स विदेश में काफी है, या ऑनलाइन भी आप भारतीय लोग ढूंढ सकते हैं, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, लोकल मार्केट में क्या चल रहा है बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल चलता है, आपका नेट कॉल चलता है रेगुलर। आप किसी देश को अगर 4-5 देश को फोकस कर रहे हैं तो 4-5 देश का ग्रुप रहता है, तो ग्रुप का आप वाउचर ले लेते हैं मोबाइल प्रोवाइडर से, तो सस्ते में भी आप 1 मिनट 1 रुपए 2 रुपए मिनट में भी बात कर सकते हैं विदेश में, रेगुलर फोन पे भी। देयर आर सो मेनी वेज टू टॉक विद द पीपल। बोलो, बात करो। खाली ईमेल भेजने से धंधा नहीं होता है। ये नया जनरेशन है ना, इनको खाली मैसेज भेजना ही मालूम है, ऐसा नहीं चलता है। विदेश व्यापार में बातें करो लोगों से, जब वो बोलता है तब मेल भेजो, फिर प्रोडक्ट का कैटलॉग भेजो। भेजने के बाद भी फोन करो, आई हैव सेंड यू, जस्ट गो थ्रू इट। जब फोन से फॉलो अप होता है ना, तब सामने वाला आदमी अलर्ट होता है। फोन फोना फोनी ज्यादा करो। विदेश में बायर ढूंढने के बाद उसका ऑर्डर लो, ऑर्डर लेने के बाद प्रोक्यूरमेंट करो। आपके पास प्रोडक्ट है, योर ओन मैन्युफैक्चरिंग है, तो प्रोडक्ट तैयार करो। नहीं है तो बाजार से लेते तो प्रोक्यूरमेंट करो। प्रोक्यूरमेंट करने के बाद कंसाइनमेंट तैयार करो। कंसाइनमेंट तैयार करने के बाद उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन करो। क्वालिटी, ये सब के ऊपर मेरे वीडियो पे, मेरा 3 दिन का प्रोग्राम था ना, वो 3 दिन का प्रोग्राम का वीडियो बना के पहले यूट्यूब पे डाला हुआ है। बहुत क्षमता है, तो वही आदमी आखिर तक देख सकता है उसको। वो जरूर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। खाली अभी वो थोड़ा सा 1 आधा साल पुराना होगा, तो वो हिसाब से थोड़े से स्टैटिस्टिक चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। और फिर आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन वगैरह होने के बाद कस्टम से माल आपका रवाना हो जाता है। एक्सपोर्ट के लिए काफी प्रोडक्ट के लिए ड्यूटी नहीं है। एक्सपोर्ट में सरकार प्रेरणा देता है, उल्टा एक्सपोर्ट करने के बाद सरकार आपको इंसेंटिव देता है। ड्यूटी इंपोर्ट में ही रहती है, लेकिन वो भी आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके उसमें वैल्यू एडिशन करके आप एक्सपोर्ट करते हैं, रीब्रांडिंग ब्रांडिंग करके करते हैं, या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी इंपोर्ट को एक्सपोर्ट में कन्वर्ट करता है, तो आप एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह लेके आप वो पूरा इंपोर्ट टैक्स वेव कर सकते हैं दोस्तों। एडवांस ऑथराइजेशन, अलग अलग टाइप के एडवांस ऑथराइजेशन है, बहुत अच्छा है। नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना, मैं आपको थोड़ा सा झलक बताऊंगा आपका उसको, नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। और मैं इनको जगदीश जी को मैं उसका भेज दूंगा इसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर वो पॉलिसी। तो जगदीश जी को मेरा रिक्वेस्ट है कि जगदीश जी वो फिर आपके अलग अलग ग्रुप में खाली वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डाल दो। अभी जो अलर्ट है उनको तो ऑलरेडी मिला होगा, भारत सरकार का ही पॉलिसी है, बहुत अच्छा बनाया है। 2023 का 2023 को अभी एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल से। बहुत अच्छे ऑनलाइन चेंजेस आए हैं, बहुत ईज हुआ है बिजनेस का। बिजनेस करना बहुत आसान होता है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग विल बी वेरी इजी इन बिजनेस। स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करो। डिफिकल्टी आती है, फेस करो उसको। पुरुषार्थ तभी बढ़ता है आपका, आपकी शक्ति तब बढ़ती है जब आपको डिफिकल्टी आती है। मेरे पास प्रॉपर्टी मैटर आता है ना, तो मैं ज्यादा अलर्ट होता हूं, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैटर प्रॉपर्टी के होते हैं। 4-4 पीढ़ी का उसका लिंक लगाना, उसमें 2 लोग बीच में ही हाईकोर्ट में होते थप गुजर गए, फिर और 4 लोग उसके आए, ये सब याद रखना। सुप्रीम कोर्ट तक का, पूरा नीचे की कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का दिमाग खराब होता है हमारा।
लेकिन उसमें चैलेंज आता है तो काम करने में भी मजा आता है। सबसे आसान क्रिमिनल मैटर होता है, वो आने के बाद तो हम फटाफट फटाफट कर देते हैं। टैक्सेशन मैटर है, 25 टाइप के मैटर मैं सुप्रीम कोर्ट में हैंडल करता हूं। जितने सुप्रीम कोर्ट के मैटर आते हैं, टैक्सेशन अपील हो, जीएसटी अपील हो, कुछ भी हो, आर्म फोर्सेस के अपील हो, एवरीथिंग आई एम हैंडलिंग। मेरा सिंपल फिलोसॉफी दोस्तों, सिंपल। अगर मैंने एक केस छोड़ दिया तो दूसरा कोई लॉयर उसको करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। फिर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बस पढ़ना है। सेम आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, फेस करो। जैसा फेस करेंगे मास्टरी आएगा। पहले समय में पहले दफा वो काम करते समय आपको डिफिकल्ट आएगा। अच्छा बायर ढूंढना है, ये करना है, वो करना है, एडवांस पेमेंट देने के लिए उसको मनाना है, उसको बार बार आपको प्रोडक्ट की कैटलॉग भेजते रहने का। अगर कंटिन्यू आपको 8 दिन में 10 दिन में आपके प्रोस्पेक्टिव बायर को प्रोडक्ट की कैटलॉग जाते रहते हैं तो उसको समझ में आ जाता है यू आर गुड सप्लायर ऑफ इंडिया। फिर वो एडवांस पेमेंट भी आपको देगा। और विदेश व्यापार एडवांस पेमेंट से ही करना चाहिए, ये क्लियो याद रखना। क्रेडिट देंगे शुरू में किसी को तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट देते हैं तो उसके लिए ईपीसीजी पॉलिसी वगैरह वगैरह सब सुविधा रहती है, ये एलसी वगैरह रहती है। लेकिन एलसी में भी गुप्त ज्ञान होता है। रिवोकेबल एलसी चीटिंग का आता है, ई रिवोकेबल एलसी अच्छा रहता है। अभी मैं टेक्निकल में घुसूंगा ना तो बहुत लंबा विषय है, इसलिए डोंट वरी। यूट्यूब पे मेरी ये वीडियो अवेलेबल है, उसमें टेक्निकल डिटेल बहुत अच्छा दिया है, आपको जरूर देख लेना जब इच्छा हो तो। फिर विदेश में माल भेजा, एडवांस आ गया तो ठीक है, नहीं तो रिकवरी कर लो। रिकवरी करने बाद गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव है, बेनिफिट्स है, वो ले लो। और 1 स्टार टू 5 स्टार जाने का प्लान रखो। भाई 1 स्टार पहुंचना, बस 1 स्टार का सर्टिफिकेट आता है नहीं आता है, 2 स्टार का प्लान चाहिए। 2 स्टार का आता है नहीं आता है, 3 स्टार का प्लान चाहिए। ये हो गया टेक्निकल समरी विदेश व्यापार। मैं खाली 1 मिनट में रिपीट करता हूं उसको। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन टू डू द एग्जिम बिजनेस। सेकंड, to select product or services in which you can give the excellency. Third, establishment of your firm or company. Fourth, taking import-export code number. That is called export-import license. Next, to take Export Promotional Council membership, that is RCMC, of your category, EPC. Then prepare your product catalog. Then prepare your profile. Why these 2 things are important? Because people of aborts, parties of aborts will confirm your character, company, your economic situation, everything through your company profile. And they will confirm confidence, they will get confidence of your product by your product catalog. So product catalog जरूरी है, प्रोडक्ट आपका कैसा है ये लोगों को बताने के लिए, और आपका प्रोफाइल जरूरी है, आप कैसे हैं ये लोगों को बताने के लिए। This thing is very important. Put both the things on your website. Open your website also. Then search for a buyer. Then supply goods, recover your money, and focus on from 1 star to 5 star journey. 5 स्टार के बाद भी रुकना नहीं है, ये याद रखना। अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है, आपका मेहनत बहुत अच्छी है, ऐसा है मेरे कुछ पार्टी, इंदौर की एक पार्टी है, साला 6 महीने में 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बन गया था। और कई पार्टी है जो 6 महीने में 7 महीने 1 स्टार बने थे। आज भी टच में, आज भी फोन करता है दोस्तों, बहुत आनंद आता है। लेकिन अभी क्या हो गया, किसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गाइडेंस के लिए इसलिए फोन आता है ना, तो फोन अटेंड करना ही नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द हेवी शेड्यूल ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस। इसलिए माफ करना मुझे, मैं गर्व से नहीं बता रहा हूं, गर्व कभी भगवान ने मुझे देना भी नहीं। भगवान ने मुझे कम बुद्धि का रखा है, ऐसे कम बुद्धि का रखना, खाली एफर्ट्स लेने की शक्ति भगवान ने मुझे ज्यादा देना। इसलिए खाली इतना बताता हूं कि व्यस्तता के कारण खाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मैं फोन वगैरह
अटेंड नहीं कर सकता, अगर किसी का बाई चांस आता है तो मैं उसको बता देता हूँ, वेबसाइट पे अवेलेबल है सब नॉलेज, आप देख लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है आपका डीजीएफटी के प्रॉब्लम है तो डीजीएफटी के पीआरओ को कांटेक्ट कर लीजिए, कस्टम का प्रॉब्लम है कस्टम के पीआरओ को कांटेक्ट कर लीजिए, जीएसटी का प्रॉब्लम है जीएसटी में पीआरओ है। भारत सरकार की बहुत अच्छे सिस्टम है, यू जस्ट ऑपरेट दैट सिस्टम। चेंबर ऑफ कॉमर्स है आपके गांव में, चेंबर ऑफ कॉमर्स को भी अच्छी नॉलेज है, तो यू कैन एक्सेस दैट नॉलेज नो एवरीवेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बड़े बड़े ऐसे कोई वेबिनार है, बड़े बड़े ग्रुप है, बड़ा बड़े ग्रुप को कोई ये देना है खाली अभी तो ये माहेश्वरी ग्रुप है हमारा, लेकिन खाली एग्रीकल्चर का कोई ग्रुप है, खाली टेक्सटाइल वाले का कोई ग्रुप है, ऐसे ग्रुप को भी मैं ये 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे मजा आएगा भारत का एक्सपोर्ट डेवलप करते समय। इवन दो फिनेंशियली आई एम नॉट इन दैट, बट इमोशनली आई एम इन दैट। मुझे आनंद आएगा, और महीने में 1-2 तो मैं ऐसे वेबिनार के लिए टाइम तो जरूर दूंगा, 100% दूंगा। तो ये टेक्निकल नॉलेज मैंने आपको रिवाइज करके भी बताया। ओके, हाँ, अभी मैं सेगमेंट बताता हूं। विदेश व्यापार में प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो प्रोडक्ट के अलग अलग सेगमेंट होते हैं। पहला विदेश व्यापार का सेगमेंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट। इसमें जबरदस्त स्कोप है, जितना स्कोप दुनिया में है और भारत के प्रोडक्ट को है उतना हम उसके 10% भी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी। इतना जबरदस्त स्कोप भारत के प्रोडक्ट को विदेश में है। इसलिए आपका रूरल एरिया का लोगों को जागरूक करो, वो थोड़े कम पीढ़े हैं तो आप ट्रेड एक्सपोर्टर कोई बनाओ और उनका माल लेके आप विदेश में भेजो। इससे 2% उससे 2% मिलेगा। आपका इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी विदेश व्यापार में, इसको ट्रेड एक्सपोर्टर बोलता है, ये चलेगा। जिसको नॉलेज है वो खुद एक्सपोर्ट करे। तो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है। और टुडे भारत सरकार का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है, टोटल एक्सपोर्ट को अगर हम 100 मानते हैं तो एग्रीकल्चर में भारत 12 से 13% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में शेयर रखता है। अभी अंदर जाएंगे तो बहुत सारा है, मेरे खाली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर भी वीडियो मिलेगी आपको, वो भी देख लेना। अरे बहुत मजेदार है। आपको कभी लॉ के बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए, जयप्रकाश सोमानी यूट्यूब चैनल पे जाइए, ग्रुप बनाए हुए हैं ऐसे, एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के मेरे प्ले ग्रुप अलग है, सुप्रीम कोर्ट के अलग है, कंपनी लॉ के अलग है, ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। इसलिए आपको ढूंढने में भी आसान जाएगा, टेंशन नहीं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, कपड़े का एक्सपोर्ट, ज्वेलरी का एक्सपोर्ट, अलग 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 मैंने वीडियो बना के रखे हैं दोस्तों। ट्रेनिंग के अलावा, ट्रेनिंग के जो है वो अलग है, वो वर्कशॉप, ट्रेनिंग के वर्कशॉप वीडियो कैसे ढूंढेंगे आप, वर्कशॉप नाम है उसका, एक्जिम वर्कशॉप पार्ट 1 पार्ट 2। जहां पे वर्कशॉप नाम नहीं है वो मोटिवेशनल वीडियोस है। खाली टेक्सटाइल ग्रुप के लिए एक टेक्सटाइल का, ऐसे अलग अलग है। तो जो उस कैटेगरी के वो कैटेगरी के देखते रहिए, लेकिन एट अ टाइम एक लाइन में एंट्री कीजिए पहले। फिर एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट में भी प्रोसेस फूड है, जूसेस है, ये है वो है। ये फार्मर की आत्महत्या क्यों होती है? क्योंकि फार्मर को जब ज्यादा उत्पादन मिलता है तो उसको भाव नहीं मिलता है। टोमेटो कभी कभी इतना सस्ता हो जाता है तो वो मार्केट तक लेके नहीं जा सकता, उसको रास्ते में फेंकना पड़ता है। लेकिन अगर 25-25 किलोमीटर के अंतर के ऊपर कोल्ड हाउसेस की चेन डेवलप होती है, जो प्रतिदिन शेतकरी अगर कोल्ड स्टोरेज निर्माण करते हैं या आपके जैसे एंटरप्रेन्योर एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज का चेन महाराष्ट्र में डेवलप करता है, तो फिर वो जब सस्ता रहता है ना टोमेटो, उस समय आप फार्मर से परचेस करके रख सकते हैं और उसका फिर सही समय में आप उसको सेल कर सकते हैं, या वो टोमेटो का सॉस में रूपांतर करके भी बेच सकते हैं। लेकिन ये जो विजन है ना, ये विजन हमारे कॉमन फार्मर को नहीं है, इसलिए आत्महत्या होती है। इसलिए अगर एक्सपोर्टर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो आत्महत्या कम करने के लिए भी हमारा बहुत अच्छा योगदान रहेगा। दूसरा और कैटेगरी है जिसमें अच्छा स्कोप है, अच्छा ये है, और जो कोई भी आदमी इजीली कर सकता है, वो टेक्सटाइल कैटेगरी है, कपड़े का। अन्न, वस्त्र, निवारा, ये बेसिक नीड्स है। एजुकेशन बेसिक नीड्स है। आईटी बेसिक नीड्स है। इसको पीछे भी स्कोप था, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा दोस्तों। इसका स्कोप कभी नहीं कम होगा, इसलिए आप उसमें भी जा सकते हैं। टेक्सटाइल में रेडीमेड गारमेंट्स है, ये है वो है, फिर उसमें भी अलग अलग कर सकते हैं।
नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का भी एक कैटेगरी है, ज्वेलरी एक्सपोर्ट का भी एक कैटेगरी है, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? 99 कैटेगरी है बिजनेस करने की। मैं दिल से नहीं बताया, भारत सरकार ने ही इसका क्लासिफिकेशन करके रखा है। ITCHS कोड ITCHS में जाने का, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम, DGFT की साइट के ऊपर मिलता है। यू विल फाइंड दिस 99 कैटेगरीज। So these are 99 categories for product exports. And service export have a different categories. Some people are there who are doing product export as well as service export also. अरे खुद को आपको इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में, आप 1 स्टार बन गए, 2 स्टार बन गए, अच्छा बंदा मिलेगा जो टेक्सटाइल में इंटरेस्ट है, उसको पार्टनर बना लो, टेक्सटाइल का कंपनी शुरू कर दो। उसको बेसिक नीड है 25,000 रुपए महीने का दे दो, कार दे दो, एक घर मकान दे दो, पैसे और इंसेंटिव दे दो, एक कंपनी आपकी चालू हो गई। फिर भी आगे चल के कोई आपको मिलता है कि जिसको फार्मास्यूटिकल में इंटरेस्ट है, उसको बोलो भाई आपकी बेसिक नीड कितना है, इतना ये है, ठीक है इतना इतना दे देता है, उसकी एक लाइन चालू होगी। लोगों को जोड़ो दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट शुड बी परफेक्ट। डेवलपमेंट विकास ग्रुप का होता है, अकेला आदमी कभी डेवलप नहीं होता है। इसलिए कभी आपको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस हो गया और आपने सम्मान का एक प्रोग्राम रखा, उस समय आपको मिनिस्टर आके सम्मानित करेंगे, सब करेंगे और पूछेंगे व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो इतना ही बोलो, कभी खुद के ऊपर वो सक्सेस मत लो, उसको बोलना है कुछ नहीं, मैं ये सक्सेस जो है ये सब लोगों के मेहनत से आया है। सप्लायर ने राइट टाइम सप्लाई किया, मेरे ऑफिस के लोगों ने प्रॉपरली उसको इनवॉइस विनवॉइस बनाया, फैक्ट्री के लोगों ने उसको पैकिंग प्रॉपर किया, बायर ने और टाइम पे पेमेंट कर दिया, घर वाले ने मुझे सपोर्ट अच्छा किया, मेरे सब स्टाफ के घर वालों ने उनको अच्छा सपोर्ट किया। सबका ये श्रेय है, मेरा ये श्रेय नहीं है, ग्रुप का श्रेय है। गर्व कभी नहीं आना चाहिए, प्राइड कभी फील नहीं होना चाहिए, फिर हमारा विकास होते 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 रहता है। मुझे आज किसी ने बताया, सच है मालूम नहीं है, लेकिन किसी ने बताया कि वो केदारनाथ का मंदिर जब खुलता है ना, केदारनाथ का मंदिर जब पट खुलते हैं ना, वो पट खुलने के दिन मोदी जी वहां पे जाता है और वो उसकी साफ सफाई करता है। पहले बार जब मोदी जी गए तब उनके उधर के पंडित जी ने बताया कि अरे बहुत अंदर मट्टी विट्टी है, आपको तकलीफ होगी, हम पहले साफ करते हैं फिर आप अंदर जाइए। नहीं बोले, मैं इसके लिए आया हूं, मुझे सफाई करनी है। ऐसे आदमी को कैसे प्राइड आएगा मुझे बताओ? नहीं आता है। मुझे तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ मैं सुन के वो। मैं बोला साला एक भी काम वाली नहीं आती है ना, चला हमको झाड़ने में, हमारे ऑफिस साफ करने में जान पे आती है, और ये भारत का प्रधानमंत्री फ्लाई करके टाइम निकाल के वो मंदिर में जाके और 3-4 महीने की सफाई अकेला करता है। I don't know it is true or false, but presume it is true. तो क्यों ना भगवान महेश का उसको आशीर्वाद मिलेगा? क्यों खाली माहेश्वरी भगवान का ही ट्रेडमार्क थोड़ी महेश भगवान के ऊपर? हाँ, हमारा तो है ही भाई, हमारे तो जन्मदाता है वो, हमारा तो है ही है, हमारी माता पिता है वो, लेकिन सबका है, सबके ऊपर आशीर्वाद है। इसलिए दोस्तों, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है, सर्विस एक्सपोर्ट है, बहुत सारे लाइन है, बहुत सारे वीडियो है, आप देखते रहो, आते रहिए, डिटर्मिनेशन करिए। और कभी आप जब निराश होते हैं, बहुत निराश होते हैं, तब शांति से सोचिए आपका प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम ज्यादा कंफ्यूज करने लगते हैं तो एक पेपर लीजिए और वो पेपर पे प्रॉब्लम लिखिए और प्रॉब्लम को क्या कीजिए, वो डिवाइड कीजिए ऐसा, और डिवाइड करके फिर एक एक का सॉल्यूशन निकालेंगे, शांति से सॉल्यूशन निकलता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसका सॉल्यूशन नहीं है। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता। मैं कॉलेज के जमाने से दोस्तों 15 श्लोक अर्थ के साथ भगवत गीता के रोज पढ़ता हूं, इसको कभी खंड नहीं गया। 2 चीजों को मेरा कभी खंड नहीं हुआ, व्यायाम को और गीता पढ़ने।
फिर घर का कोई सदस्य जाता भी है, माताजी गई उस दिन भी मैंने गीता पढ़ा है, पिताजी गए उस दिन भी गीता पढ़ा है, और व्यायाम भी किया है। व्यायाम को और गीता पढ़ने को, मैं कोविड से एडमिट था तो एडमिट करने में भी व्यायाम किया, खाली उस समय मेरी हेल्थ जैसी थी वैसा व्यायाम किया, थोड़ा किया लेकिन किया, ईश्वर की देन है। लेकिन भगवत गीता के 40 दिन में मेरा एक राउंड पूरा होता है, और ऐसे कई राउंड हुए हैं, और हर राउंड में एक अलग नॉलेज मिलता है, और खुद से बाहर निकलने की शक्ति भी गीता देता है, अलग देती है। मरने का डर लगता नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता है। शरीर का प्यार भी नहीं रहता है, लेकिन शरीर के ऊपर दुर्लक्ष्य भी नहीं कर सकते। यही गीता का नॉलेज है, 18वें अध्याय में दिया है क्लियर, शरीर का रक्षण करना आपका धर्म कैसा है। तो गीता में सेंट्रलाइज फिलोसॉफी है, एवरीथिंग इज बॉर्न विथ इट्स ओन सॉल्यूशन। इसलिए कितना भी कठिन प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन निकालता है, और सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहता है ना दोस्तों, समय रहता है, समय, टाइम। थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है ना, रात भर सो जाते, दूसरे दिन वही प्रॉब्लम आपको थोड़ा हल्का लगने लगता है। रात को गहरी नींद में जाओ, खाली सोते समय ईश्वर की आराधना करो, आपके प्रियजनों की आराधना करो, सो चिंता करके मत सो। मैं सोते समय जजमेंट पढ़ता हूं, फिर सोता हूं, एवरी डे जजमेंट पढ़ता हूं, सोता हूं, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड फिर वो जजमेंट के ऊपर, वो एनालिसिस के ऊपर काम करता है। क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट में आया ना, भारत की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अंडमान निकोबार की भी मैटर है, तमिलनाडु की भी मैटर है, उत्तर प्रदेश की भी मैटर है, महाराष्ट्र की भी मैटर है, नागपुर खंडपीठ के भी है, औरंगाबाद खंडपीठ की है। अरे 5 साल में ईश्वर ने ये मौका दिया है मुझे, आनंद आता है। ऐसा ही आपको आनंद आएगा 236 देशों के साथ जब आप ट्रेड करते हैं। इतना लोगों का स्नेह जुड़ता है, इतने लगा प्रोडक्ट जाता है। ये डेवलपमेंट एट अ टाइम एकदम 1 साल में होगा, ये नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। हो सकता है आपकी 3 पीढ़ियां जाएगी 236 देशों तक पहुंचने में, लेकिन शुरुआत तो किसी ने करनी चाहिए। लेकिन आपने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी पीढ़ी तैयार कर ली, बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, और अगली पीढ़ी नशाबाज निकली, अगली पीढ़ी ने खलास कर दिया। ये धोखा भी याद रखना है, इसलिए थोड़ा मृत्यु पत्र वगैरह बढ़ाते समय प्रिकॉशन रखो कि भाई जितने हमने प्रॉपर्टी बनाई है उतनी प्रॉपर्टी आप लेंगे तो हमारी एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। आपने अपने मेहनत से एक प्रॉपर्टी लिया, फिर हमारा एक प्रॉपर्टी मिलेगा। आपने 2 लिया तो 2 मिलेगा। ऐसा कुछ मृत्यु पत्र तैयार करके रखना जो हमने किया है। तो अगर हमारी 10 प्रॉपर्टी है ना, तो बच्चों को 10 लेगा तभी हमारी 10 मिलेगी। अगर बच्चे 5 ही लेते हैं और हमारी 10 प्रॉपर्टी है तो 5 बच्चों की जाएगी, लेकिन 5 समाज को वापस जाने दो समाज को। When our legal heir is not capable to hold that property, why we should do that? Why we should weaken our next generation? ये भी प्रिकॉशन रखना है दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों के लिए मैं बता रहा हूं ये चीजें। फिर आपका देखो वो वही संस्कार उसके ऊपर होगा, वो आगे वैसा ही करेगा। तो आपका 10 प्रॉपर्टी, आपके बेटे का 20 प्रॉपर्टी, क्योंकि 10 आपका मिला, उसने 10 कमाया, 10 से ज्यादा कमाया, उसने ऐसा ही आगे किया, तो अगले आने वाले 7 जनरेशन भी कोई वीक नहीं रहेगा दोस्तों। ज्यादा सोचना नहीं चाहिए ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन प्लान फॉर फ्यूचर, टेक गुड फ्रॉम पास्ट, लिव बैड फ्रॉम पास्ट, प्लान फॉर फ्यूचर एंड लिव इन प्रेजेंट टेंस इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ। वर्तमान में जीते रहिए। एक बार प्लान कर लिया ना, फिर वापस फ्यूचर का सोचते नहीं रहने का, खाली काम करते रहिए उसके ऊपर। आपने प्लान बना लिया ना, 1 साल का प्लान बना लीजिए बस, और वो प्लान के ऊपर चलते रहिए। बीच में प्लान चेंज नहीं करते रहना। बहुत ज्यादा प्लान चेंज करते हैं अच्छी चीज नहीं है। थोड़ा बहुत एक मार्जिन रखिए, 5-10% इधर उधर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस समय की अपनी सीमा होती है। बहुत ज्यादा समय हो गया है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा विराम देता हूँ। अब क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर समय है ऑर्गेनाइजर के पास तो एक 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए दे सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद मत कीजिए, क्योंकि ये कलाकृति आज का जो है ना, ये काफी सालों तक लोगों को मार्गदर्शन करता रहेगा। इससे कुछ अलग चेतना जाएगी, आपका कार्य जो है वो भी लोगों के पास जाएगा दोस्तों, और जो क्वेश्चन आंसर लोगों के आएंगे वो भी लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया, आने का, बात करने का मौका दिया। मेरे रेगुलर सिस्टम से बाहर निकल के मुझे थोड़ा रिलैक्स भी हो गया, और मधु जी को मिलना बहुत दिन से, मधु जी का मिलना होगा, दर्शन होगा। राम निवास जी का तो कार्य क्या बताऊं यार,
हाँ, क्या रत्न है रामनिवास जी हमारे माहेश्वरी समाज के। कितने अच्छे हॉस्टल वो बना रहे हैं, कितने अच्छे योगदान उनका दे रहा है। हमारे ईच एंड एवरी माहेश्वरी ऑफ महाराष्ट्र इज वेरी एक्टिव। खाली जो यंग जनरेशन है इसको अपने प्रवाह में लाइए, उनको बताइए कि माहेश्वरी समाज कितना खुला हुआ है, कितना खुला दिल का है, कितना है। अरे कोई गरीब ढूंढना है तो भी गरीब मिलता नहीं है, उसको मदद जान देने के लिए जाएगा तो लेगा नहीं, उसको छुपाए करके मदद देनी पड़ती है। इतना स्वाभिमानी हमारा समाज है और ऐसा समाज में हम पैदा हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ये यंग जनरेशन को बताना चाहिए। यंग जनरेशन को जब आप स्टेट लेवल का समाज बताते हैं, राष्ट्रीय लेवल का समाज बताते हैं, इंटरनेशनल लेवल का हमारा माहेश्वरी समाज बताते हैं, और ऐसे बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो हम माहेश्वरी समाज में पैदा हुए हैं दोस्तों। और हमको हमारे समाज का और उसके साथ साथ जिस देश में हम रहते हैं वो देश का और ग्लोबल का, हे विश्वची माझे घर ऐसी मती जायचे थोर कि मौना चराचर अपन जाला। ये सब तो ज्ञानेश्वर का जो एक ज्ञान है, एक ज्ञान के हिसाब से हमको पूरे दुनिया का कल्याण करना है दोस्तों, और अंतिम क्षण तक कार्यरत रहना है राष्ट्र के और समाज की उन्नति के लिए। बस इतना मैं मेरी मनोकामना व्यक्त करता हूँ और सबको धन्यवाद करके यहाँ पे मेरा जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान था मेरे पास वो यहाँ पे विराम देता हूँ, और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं संयोजक की तरफ वापस ये सूत्र देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ आज के प्रमुख वक्ता जयप्रकाश जी सोमानी इनका। सर, जब आपका हमें परिचय समझ में आया था तो इस सेमिनार के पहले, इस वेबिनार के पहले हमें पता था कि आप लॉयर है, आप ऑथर है और आप ट्रेनर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के। लेकिन आपको 1 घंटा सुनने के बाद हमको और आगे की चीजें समझ में आई है कि आप ट्रेनर है सर बिजनेस में, आप ट्रेनर है लॉ में, आप मोटिवेटर है सर, आप इन्फ्लुएंसर है, आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप कंसल्टेंट है, और उसके साथ सर आप एक यूट्यूबर भी है। इतनी बड़ी ऑलराउंडर पर्सनैलिटी को सुनने का आज हमें मौका मिला है। मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ और एक बार आपका सर, आपने आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमें वक्त दिया। आपने जो हमें यहाँ पे बातें बताई है, जैसे कि लीव योर कंफर्ट जोन एंड एंटर इनटू अनकंफर्ट जोन, ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है। और युवाओं के लिए आपका जो मार्गदर्शन है, जैसे हम भी अभी देख रहे हैं कि सब युवा जॉब से बिजनेस से जॉब पे शिफ्ट हो रही है। आपने आपके वेबिनार की शुरुआत ही की है कि सब लोगों को जॉब छोड़ के बिजनेस की ओर आना है। ये बहुत ही बड़ी बात है और इसके लिए आपने जो आगे की बात की है कि एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए भी आप हमें वक्त देंगे, तो मैं 100% आपका और एक हम यहाँ पे वेबिनार रखना चाहेंगे। उसके बारे में हमारे मार्गदर्शक सीए गोपाल जी कासट आपके संपर्क में रहेंगे। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी सदस्य को, सभी ऑडियंस को एक चीज बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे प्रमुख वक्ता को अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डाल दीजिए। अगर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालते हैं तो ये क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है हमारे मार्गदर्शक सीए गोपाल जी कासट कंडक्ट करेंगे। और मैं विनती करता हूँ हमारे मार्गदर्शक सीए गोपाल जी कासटी ने कि आप इस क्वेश्चन आंसर का सेशन आगे बढ़ा के लें। जय श्री कृष्ण। आज के इस वेबिनार में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक रामनिवास जी मानधनी साहब, गांधी जी, जयप्रकाश जी सोमानी साहब, सत्यनारायण जी सारडा साहब, नंद किशोर जी तोतला जी और सभी मेरे युवा भाई, प्रदेश के तथा बीड जिला के अध्यक्ष श्री कृष्ण जी तोशनीवाल, मेरे मित्र और प्रदेश जिला के सचिव श्रीमान जाजू जी, जिन्होंने इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत उन्होंने ली है। निश्चित रूप से उनका स्पेशल धन्यवाद। हेमंत जी बियानी, गिरीश जी, पंकज जी भुतड़ा, ये सभी लोगों ने भी बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मेरी सीमा को देखकर मैं क्वेश्चन आंसर्स पे शिफ्ट होता हूं। क्वेश्चन आंसर्स में
सर जी, कुछ लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में डाले हैं प्रश्न और कुछ लोगों ने फोन पर बताए हैं। एक्सपोर्ट सर्विसेज के लिए इंसेंटिव्स 5% है, ऐसा आपने बताया था। क्या गुड्स एक्सपोर्ट को कोई इंसेंटिव्स मिलते हैं क्या, और उसका परसेंटेज क्या है? यस, सर्विस एक्सपोर्ट में 3% और 5% ऐसे दो अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव है। कुछ सर्विसेज के लिए 5% था, कुछ सर्विसेज के लिए 3% है। और गुड्स के लिए जो है MEIS लिस्ट है, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, और अभी कुछ नए पॉलिसी में इंसेंटिव चेंज किए हुए हैं, और पिछले जिसके इंसेंटिव बाकी है वो एग्जॉस्ट करने की भी सुविधा दी है। तो उसमें 0% से लेके 5% तक का MEIS इंसेंटिव्स हैं, और ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह है, ये अलग इंसेंटिव है। आपको DGFT के जो एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह मिलते हैं, या लगे तीनों डिपार्टमेंट के बेनिफिट है। यानी कि DGFT के कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कस्टम के ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह जैसे बेनिफिट है, DGFT के एडवांस ऑथराइजेशन है, MEIS, ACIS, एक्सपोर्ट एक्सलेंस टाउन है, MEI है, MDA है, मार्केट एक्सेस इंस्टीट्यूट, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, ये सब ऐसे बेनिफिट्स हैं DGFT के। कस्टम की कुछ बेनिफिट है, GST के जो GST हम भरते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद वो GST सरकार हमको वापस दे देता, तो GST रिफंड लेना, GST रिफंड क्लेम करना, ये भी GST का भी एक बेनिफिट है। और ये सभी बेनिफिट जो है, ये बेनिफिट आप आराम से ले सकते हैं, जो एप्लीकेबल है वो मिलेंगे, जो एप्लीकेबल है वो नहीं मिलता है, बस इतना ही है। लेकिन मांगते रहना, फिर पता चल जाता है कि कौन से एप्लीकेबल है कौन से नहीं है। लेकिन काफी बिजनेसमैन मैं देखता हूँ कि वो प्रॉपरली उनको नॉलेज नहीं रहता है, तो बेनिफिट कभी क्लेम ही नहीं करता है, खाली प्रॉफिट के ऊपर ही धंधा करते रहता है। तो बेनिफिट क्लेम कीजिए दोस्तों, बेनिफिट में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत अच्छा आपको ड्यूटी क्रेडिट मिलता है, जो इंपोर्ट के लिए वगैरह आप यूज कर सकते हैं। अगर जरूरत नहीं है इंपोर्ट की, तो आप वो बेच के उसका पैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी है। इसलिए गुड्स में भी अच्छे इंसेंटिव्स हैं, और सर्विसेज में अच्छे इंसेंटिव। सर, आपने अभी बताया कि कुछ एक्सपोर्ट के अगेंस्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ इंसेंटिव्स को एनकैशमेंट अपन कर सकते हैं। यस, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना, ऐसी अपेक्षा है। हाँ, इसमें क्या होता है कि सपोज हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट, और उसको जैसे हमें हमारे पुणे में भोसरी में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी, तो क्या करती है, जर्मनी से, जापान से, ऐसे चाइना से स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करते हैं, और वहां पे असेंबल करते हैं, और मशीनरी बना के, रेडीमेड मशीनरी, फिर रशिया को वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंपोर्ट होता है, रीब्रांडिंग होता है, और फिर एक्सपोर्ट होता है। तो फिर इंपोर्ट करते समय जो आपको ड्यूटी भरनी पड़ती है, ये आप एक्सपोर्ट के अगेंस्ट इसको माफ करवा सकते हैं। इसको एडवांस ऑथराइजेशन बेनिफिट बोलते हैं, ये आराम से मिलता है। और दूसरा इसमें एक प्रकार एक है कि कोई इंपोर्ट करता ही नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट ही करता है। ऐसे भी लोग हैं ना, खाली इंपोर्ट करते ही नहीं, जरूरत नहीं है, उसका प्रोडक्ट है, वो ट्रेड एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट करता रहता है, लेकिन उसके पास एक्सपोर्ट के इंसेंटिव तैयार पड़े रहते काफी। लेकिन वो इंसेंटिव आपको ड्यूटी क्रेडिट में यूज करना है, तो वो आपको इंपोर्ट करना ही नहीं, तो ड्यूटी क्रेडिट में यूज नहीं करना। कुछ इंसेंटिव कैश में मिल जाता है, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह आपके अकाउंट में ही जमा हो जाता है, लेकिन कुछ इंसेंटिव आपको ड्यूटी क्रेडिट के फॉर्म में मिलता है। और अगर आप इंपोर्ट नहीं करते हैं और आपको यूज नहीं करना है, तो उसका 12 मंथ का किसी इंसेंटिव का मुदत है यूटिलाइज करने का, किसी इंसेंटिव का 24 मंथ का मुदत है। तो उसके पहले क्या करो, इंपोर्टर ढूंढो जो इंपोर्ट करता है, उसको वो बेच दो। इंपोर्टर को आपके इंसेंटिव बेच देते हैं ना, तो इंपोर्ट 70%, 80%, 60% में वो ले लेता है, और उसको 100% फायदा होता है। यानी कि वो आपको 60 रुपए देगा, लेकिन वो 100 रुपया क्लेम करेगा सरकार को, तो सर ही कैन यूटिलाइज दैट क्रेडिट। सो योर इंसेंटिव आर ट्रांसफरेबल। लेकिन काफी लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, और इसके एजेंट भी रहते हैं, एजेंट ढूंढना पड़ता है, करना पड़ता है, लोगों के साथ बातें करनी पड़ती है। और एक दिन मैं एक्सपांशन ऑफ बिजनेस में आपको जो एक वीक का प्लान करके दूंगा ना, कि एक्सपांशन तभी होता है जब एक्सपांशन के लिए हम बुद्धि लगाते, तो उसमें मैं जनरली सैटरडे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए देने के लिए बोलता हूँ। 3 घंटा तो भी एवरी सैटरडे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, नया नया ढूंढते रहो, नया मार्ग। कोई प्रॉब्लम आपका है पुराना, तो वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन, ये खाली सैटरडे को 3 घंटा देके पूरा मौन में जाओ, मोबाइल मत लो, किसी का कुछ मत करो, मौन में जाओ और उसके ऊपर फोकस करो।
तो दैट टाइम यू विल फाइंड दी सॉल्यूशंस। तो फिर आपके ये ड्यूटी क्रेडिट बेचने वाले एजेंट मिलते हैं, सब मिलते हैं, या खुद भी आप इंपोर्टर को, अच्छे अच्छे इंपोर्टर को ढूंढ के उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, तो एजेंट का बीच में का कमीशन बचता है, उसको भी फायदा होता है इंपोर्टर को डायरेक्ट। फिर अगले टाइम वो होके ही फोन करेगा आपको कि साहब आपके पास कोई ड्यूटी क्रेडिट पड़ा है क्या? पड़ा है तो दे दो। So this is the way to utilize that key. Both the way I have explained this point. धन्यवाद सर। सर अभी आपने इस विषय को जो बताया है, इसके अंदर गुड्स एक्सपोर्ट के लिए ये सब सारी बातें बताई, मगर जैसा कोई मेडिकल प्रोफेशन में है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशन में है, कोई आपके जैसे लॉयर के प्रोफेशन में है, तो इनको कुछ सर्विसेज एक्सपोर्ट करना है, तो इसका तरीका क्या है? या मान लो इसका तरीका आपके बाद में आपसे हम समझ लेंगे, फिर भी हमने इसका कस्टमर ढूंढने के लिए कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है क्या? यस, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का, जैसे आप सर्विसेज में जाते हैं तो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, तो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है। ओके, वो लेने के बाद ही आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज एक्सपोर्ट का बेनिफिट हम जब तक ईपीसी के मेंबर नहीं बनते तब तक नहीं मिलता है। तो वो हम उनके मेंबर बनते हैं, तो वो काफी उनके सेमिनार में, उनके वेबसाइट के ऊपर काफी गाइडेंस रहता है, बीच में वो अरेंज करते रहते हैं। और आपके पास जो भी इंसेंटिव पड़ा रहता है मेडिकल प्रोफेशन वाला एक्सपोर्ट, जैसे मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म बहुत अच्छा चलता है कि आजू बाजू के जो ये अपना बांग्लादेश है, आपका पाकिस्तान है, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, श्रीलंका है, यहाँ के लोग ट्रीटमेंट के लिए भारत में आप ला सकते हैं, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सेवा उनको दे सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, हॉस्पिटल से भी 25% का कट मिलता है, ये लोगों से भी 4 पैसा मिलता है। और ऐसे मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग हैं या फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में, तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में आएगा। सेवा की एक्सपोर्ट की जब बात करते हैं या होटल इंडस्ट्री में है, तो इनके पास जो ड्यूटी क्रेडिट पड़ता है बेनिफिट का, तो वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जब आप मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तब उस समय जो इंपोर्ट ड्यूटी भरते हैं उसके लिए यूज करते हैं, या फिर किसी को वो बेच के भी उसका पैसा कर सकता है। इसलिए सर्विस एक्सपोर्ट में भी उतना ही स्कोप है, खाली टर्नओवर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट का वैल्यू रहता है। सर्विसेज में क्या होता है, जैसा भी है, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की सर्विसेज है, इसका सर्विसेज है, या मेरा लॉयर का सर्विसेज है, तो ये सर्विसेज में क्या होता है कि मेरा लगभग 80% इनकम ही रहता है, इसलिए वॉल्यूम वहां पे कम रहता है लेकिन इनकम लेवल ज्यादा रहता है। और प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में वॉल्यूम ज्यादा रहता है लेकिन वहां पे इनकम का लेवल आपका 25%, 30%, 10%, 15%, इट इज डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिशन एट इंटरनेशनल लेवल, उसके ऊपर वो परसेंटेज है। और उसमें कला रहती है थोड़ी सी कि अच्छा मार्केट कैसा ढूंढना, क्या ढूंढना, वो थोड़ा सा जैसे जैसे हम बिजनेस में जाते हैं, तो यह उसका खाली क्लू दूंगा आपको, एक लाइन में क्लू दूंगा, जहां पे पिकता नहीं है, जहां पे बनता नहीं है, ऐसा मार्केट ढूंढते रहो। जहां पे पिकता नहीं है, बनता नहीं है, ऐसे मार्केट में भाव बहुत तेज रहता है, वहां पे एक्सपोर्ट करना। जहां पे पिकता है, बनता है, वहां से इंपोर्ट करते रहना। परचेस वेयर प्रोडक्टिविटी इज मोर एंड सेल वेयर प्रोडक्टिविटी इज लेस। ये अगर ढूंढते रहेंगे तो जहां जहां भी अभी कुछ एरिया में प्याज का उत्पादन बहुत ज्यादा निकल गया, वहां पे एक्सपोर्ट के लिए फोकस नहीं करना है। उस पर्टिकुलर कंट्री हो, फिर ब्राजील रहो, साउथ अफ्रीकन की कुछ कंट्री रहो, या इंडोनेशिया रहो जो प्याज के उत्पादक है, भारत रहो ये उत्पादक है, तो यहाँ पे फिर जहाँ पे सपोज इंडोनेशिया पे प्याज का उत्पादन ज्यादा निकला, वहां पे आपको एक्सपोर्ट के लिए फोकस नहीं करना है, वहां पे इंपोर्ट के लिए। भारत से भी सस्ता प्याज मिलेगा आपको, पाकिस्तान में भारत से भी सस्ता मिलेगा कभी कभी, वो पर्टिकुलर सीजन रहता है। और उसी पर्टिकुलर सीजन में दुनिया के किसी कोने में बहुत महंगाई चलती है, बहुत प्याज आकाश गगन को छूता है। चला हमारे दिल्ली वाले प्याज जब महंगा होता है ना, उसको प्याज दे बोलते हैं ना, वो काकड़ी लाके देता है, प्याज देता नहीं उस समय, बराबर है, ऐसे लोग करते हैं। तो उस कंट्री को अपने एक्सपोर्ट के लिए फोकस करना है। ये सिंपल लॉजिक है धंधे वाले का करने की है। हर चीज कोई वेबसाइट पे नहीं मिलती है, हर चीज कोई सिस्टमेटिक नहीं होती है। जैसा प्रोफेशन हमारा सिस्टमेटिक होता है, ऐसा धंधा सिस्टमेटिक नहीं होता है। धंधे में आपको खुद को अपने अपने फॉर्मूले ढूंढने पड़ते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है जाजू जी, कासट जी, कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है
कि फिर हमको दिमाग में आ जाता है 3-4 साल के बाद कि ये पर्टिकुलर 2 महीने में ये 4 कंट्री हमने एक्सपोर्ट के लिए फोकस करनी चाहिए, अगले 2 महीने में और ये 4 कंट्री फोकस करनी चाहिए, अगले 2 महीने में यहाँ पे फोकस करना चाहिए वगैरह, ऐसे करते हैं। और ये पर्टिकुलर कंट्री जहां पे हमने एक्सपोर्ट के लिए फोकस किया था, उसी कंट्री में हम 6 महीने के बाद उसी प्रोडक्ट के इंपोर्ट के लिए फोकस करते हैं। क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि वहां पे उसकी उत्पादकता ज्यादा होगी वो पर्टिकुलर सीजन। दिस लॉस ऑफ डूइंग द बिजनेस। थैंक यू सर। सर, क्रेडिट गारंटीज के बारे में आपने कुछ बताया है, तो जैसा एक्सपोर्ट करने के बाद में पैसा मिलने का जो विषय है, तो उसका एक गारंटी स्कीम है, तो उस बारे में थोड़ा सा। उसके लिए हाँ, उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट है और उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशनल गारंटी कॉर्पोरेशन है, ईपीसीजी। एलसी जर सामने वाले से एडवांस लो, पूरा एडवांस आ गया, अच्छी बात है, लेकिन आधा एडवांस दे रहा है, आधा नहीं दे रहा है, तो जितना बचा हुआ क्रेडिट है उसका उससे एलसी ले लो। लेकिन वो अगर एलसी भी नहीं देता है तो आप ईसीजीसी पॉलिसी करके माल बेचो, तो आपका सिक्योर रहता है। तो आइदर एडवांस और एलसी और ईसीजीसी, ये 3 में काम करेंगे तो फिर आदमी का पैसा कभी विदेश व्यापार में डूबता नहीं। खाली ये नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए बेचारे लोग फंसते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है। प्रॉब्लम ये है, बहुत सही, बहुत सही। लोग फंस जाता है। इसलिए हमने वीडियो इतने सारे डाल के रखे हैं यूट्यूब पे, बराबर है, और जो ढूंढते हैं वो मिल जाते हैं। बहुत अच्छा रिमार्क्स भी देते हैं, बहुत अच्छे रिमार्क्स भी डालते हैं, काफी रिमार्क्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे उसके। सर, आपने डीजीएफटी एक विषय बताया, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। यस, तो इसके बारे में इनसे अपने को क्या हेल्प हो सकती है? DGFT is the authority to control the foreign trade and it is the supporting also. अभी सरकार के हर डिपार्टमेंट खाली इंस्पेक्टिंग का काम नहीं करते हैं, दे आर प्रमोटर also. सब डिपार्टमेंट अभी प्रमोटर का भी काम कर रहे हैं, उनका काम है प्रमोट करना आपको। तो डीजीएफटी से लाइसेंस लेना, ये करना, और फॉरेन ट्रेड आईटीसी चेस कोड, प्रोडक्ट का कोड, ये सब डीजीएफटी की साइट के ऊपर थोड़ा सा बैठ के 1-2-3 घंटा कोई देता है ना, तो उसको डीजीएफटी की एक्टिविटी पता चल जाती है। अभी विदेश व्यापार से संबंधित जो जो संस्थाएं, वो मैं अभी ये आपके सवाल में बता देता हूँ, ओके, फिर अलग अलग सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डीजीएफटी ये बहुत अच्छी नंबर 1 की संस्था है जो आपको प्रोडक्ट का कैटलॉग से लेके प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल वगैरह, ये सब डीजीएफटी का ही पार्ट है, ओके। दूसरी है कस्टम का जो है वो विदेश में माल जाता है या विदेश का माल भारत में आता है, उसके ऊपर निगरानी रखना, कंट्रोल रखना, गलत कोई चीज जा नहीं रही ना भाई, ब्राउन शुगर हम कोई विदाउट लाइसेंस इंपोर्ट नहीं कर रहा है ना भाई, ये सब देखना, कस्टम ड्यूटी चार्ज करना, एक कस्टम डिपार्टमेंट का काम है। और कस्टम डिपार्टमेंट का सपोर्ट करना आपको, जैसे अलग अलग देश के एग्रीमेंट रहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके ऊपर भी मेरे कुछ वीडियो है, कुछ वेबिनार मिलेंगे आपको। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहते हैं, सपोज किसी फॉर एग्जांपल हमारा सिंगापुर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंपोर्ट अगर हम सिंगापुर से करते हैं तो उसको 10% ड्यूटी है या 0 ड्यूटी है, सिंगापुर से करते हैं। और वही प्रोडक्ट अगर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो 30% ड्यूटी है। तो अगर हम चाइना वाले सप्लायर को बोलते हैं कि वाया सिंगापुर मुझे अरेंज कर, तो हम वो ड्यूटी बचा सकते हैं। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वगैरह जो है, ये फायदे आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फायदे होते हैं। इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह के भी आपको डीजीएफटी की साइट के ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग मिलता है, उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। कस्टम एक बताया मैंने आपको, ईपीसीजी एक अच्छा संस्था है, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशनल गारंटी कॉर्पोरेशन, ईपीसीजी, इनके ये इंश्योरेंस का काम करती है। फॉरेन में आपका जो पेमेंट है, वो पेमेंट आना है, उसका इंश्योरेंस देने का काम करती है। तो अगर फंस गया पैसा तो आपको ईसीजीसी पैसा दे देता है और ईसीजीसी बाद में सामने वाले से वसूल करता है। ऐसी भी सुविधा है। एलसी बिलसी है, बैंक है आपका, बैंक की भी वेबसाइट है। रिलेशन बैंक के साथ अच्छे रखना जरूरी है। और जो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं आपके, वो लोगों के बर्थ डेट, मैरिज एनिवर्सरी, ये प्रॉपर ढंग से अगर आप सेलिब्रेट करते हैं या बुके बेचते हैं या ये करते हैं, तो सबके साथ कनेक्शन अच्छे रहता है। यही तो काम मालिक का रहता है। मालिक को हार्डवर्क थोड़ा कम करना पड़ता है, फिजिकल वर्क कम करना पड़ता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा करना है। इसलिए कोई कमिश्नर आपका कस्टम का बदल के जाता है, तो या ये इंस्पेक्टर बदल के जाता है कस्टम का, तो फिर उसको छोड़ देना ऐसा नहीं, उसको भी ग्रीट करो। बदल के जा रहा है ना, उसको भी
बुके दो, उसको भी सम्मान दो, उसको कोई गिफ्ट दे सकते हैं तो गिफ्ट दो। मैं लाज की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्राइब, आई एम टॉकिंग अबाउट द लव, लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन दो उसको, क्योंकि वो आगे चल के कमिश्नर बन के आता है फ्यूचर में। एक दो चार जगह पे उसके प्रमोशन हो जाएंगे, बाबत में आपके एरिया में कमिश्नर बन के आता है ना, तो आपको बहुत खुशी हो जाती है। और ये लोग आउट ऑफ द वे जाके आपको सपोर्ट करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जितना भी कानून में वे है वो सब खुल के बताएंगे। अगर आपका रिलेशन कस्टम ऑफिसर के पास, इनकम टैक्स कमिश्नर के साथ, सबके साथ, काफी लोगों के मुझे फोन आते होते हैं, काफी उनका जब कुछ डाउट रहता है, लीगल डाउट रहता है, लीगल कोई क्वेरी रहता है, तब फोन करते रहते हैं। अपीलेट कमिश्नर भी करते हैं, ये करते हैं, उनके पास मैटर रहता है, उनको डिसीजन देना रहता है, वो पूछते हैं सोमानी सर बताइए यार इसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उस समय हमारा काफी लोगों के साथ कनेक्शन आता है। तो काफी मैं देखता हूँ ना, अधिकारी इतने इतने में लोग, बहुत अच्छे अधिकारी हमारे देश में है, IRS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी है, क्योंकि सरकार ने उनको पेमेंट अच्छी दी है, सब अच्छे दिए, तो वो अच्छे ढंग से काम करता है। लेकिन जो एक नाम खराब है ना, सरकारी अधिकारी बोले तो करप्टेड, ये वो थोड़ा सा कुछ दिन लगेगा उसको सुधारने के लिए, उनको भी प्रयत्न करना होगा। हमको भी थोड़ा सा अधिकारी करप्टेड है नहीं, अधिकारी हमारा सपोर्टिव है, अच्छा है, ऐसा थोड़ा सा मन करके उनके साथ रिलेशन रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है और बिजनेस टू बिजनेस साइट वेबसाइट है। लेकिन कोई भी आपको जैसा रिश्ता है, शादी ब्याह करते समय खाली ऑनलाइन देख के नहीं करना चाहिए, नहीं तो हनी ट्रैप में अटक जाते हैं। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में काफी केसेस हनी ट्रैप के अपील तक आते हैं, तो हम देखते हैं। वैसा ही व्यापार करते समय भी खाली इंटरनेट से व्यापार नहीं करना चाहिए। वो आदमी का प्रोफाइल मंगाओ, अपना प्रोफाइल भेजो, बात करो, उसका एड्रेस ले लो, एड्रेस में आजू बाजू में कोई भारतीय आदमी ढूंढो, उसके साथ बात करो। रिश्ता जैसा हम अपने लड़की के लिए, लड़के के लिए रिश्तेदारों में ढूंढते रहते हैं, ऐसी ही प्रिकॉशन हमको विदेश में बायर या सप्लायर ढूंढते समय भी हमने लेना चाहिए, ताकि फिर हम किसी चीटर के हाथ में न जाए। अगर आप खाली बिजनेस टू बिजनेस साइट पे डिपेंड रहेंगे, उसका स्टार देखेंगे, 5 स्टार है, ये 3 स्टार है, वो साला 2-2 लाख रुपए लेके ये बिजनेस टू बिजनेस साइट वाले ये 5 स्टार 3 स्टार दे देते हैं, लेकिन उसका वो चाइना में रहता ही नहीं है, लेकिन उसके वेबसाइट के ऊपर 5 स्टार का व्यापारी दिखता है, और उसको आप करोड़ 2 करोड़ का एडवांस भेज देते हैं, ना उसका वेबसाइट खुलता है, ना नंबर लगता है, ऐसे चीटिंग होता है। इसलिए इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्शन करो, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन चेंबर ऑफ कॉमर्स सबसे अच्छा है। विदेश में काफी चेंबर ऑफ कॉमर्स रहता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर उस देश के रिपोर्टेड व्यापारी रहता है। चेंबर ऑफ कॉमर्स का लिस्ट आप लेते हैं, उसका पैसा दो, डॉलर मांगेंगे वो दे दो, या पैसा लो, चेंबर ऑफ कॉमर्स में अच्छे अच्छे व्यापारी के साथ डायरेक्ट फोन पे बात करो, रेपुटेड लोग रहते हैं। ऐसे करके जब हम धंधा एस्टैब्लिश करते हैं, प्लान से करते हैं ना, तो फिर हम कभी ये चीटिंग के ट्रैप पे नहीं अड़केंगे। लेकिन चीटिंग के ट्रैप से बचने का रास्ता वही है, एडवांस और LC और EC चीज। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। यस सर। सर इंटरनेशनल टूर इस प्रकार का एक आधा ऐसा कोई मैनेज कर किए तो उसमें आपकी हेल्प होगी क्या, जिससे वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज अपडेशन के लिए वो टूर का यूज हो? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और ये बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि ऐसे इंटरनेशनल लेवल के टूर्स व्यापारी लोगों ने बीच में बनाने चाहिए, और इसमें आधा दिन टूर करो और आधा दिन धंधा करो। ओके, सपोज आप एक 11 दिन का टूर निकालते हैं, ओके, 11 दिन के टूर में आप 11 या 6 देशों में विजिट करते हैं, फिर वो देशों में आधा दिन लंच तक का मीटिंग करो, आराम से लंच तक या लंच के बाद 1 घंटे तक मीटिंग करो, और आधा दिन वो देश देखने के लिए रखो, तो आप आपकी फैमिली को भी साथ में ले सकते हैं, बराबर। और उस ढंग से का प्लान मैनेज करो, और ये टूर मैनेज करने के लिए आपको कोई अगर अच्छा मिला ट्रैवल प्लानर तो आप जरूर उसको हायर करो, या फिर मेरा बेटा है जो पुणे से ये ऑपरेट करता है, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सन, मैं एक जस्ट एक अल्टरनेटिव दे रहा हूँ आपको। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सन ऑल्सो। हर एक का डेवलपमेंट अपने अपने क्वालिटी के ऊपर होना चाहिए। वो ट्रैवल्स फॉर 2 है, अब नया भी कोई उसका कंपनी इंटरनेशनल लेवल का जो इंटरनेशनल टूर वगैरह ग्रुप का, इंडिविजुअल का,
हनीमून कपल का सब वो मैनेज करके देता है, ऐसा वो बिजनेस टूर भी मैनेज करके देगा। तो आप आपका बिजनेस का रिक्वायरमेंट बताइए, वो रिसर्च भी करेगा। सपोज आप बोलेंगे भाई फार्मास्यूटिकल लोगों को हमको टूर लेके जाना है, तो उसके लिए कौन से देश अच्छे हैं, क्या है, आप ढूंढो और हमको एक प्लान बना के दे दो, और ये 10,000 रुपए आपको रिसर्च के लिए हम एडवांस पैसा दे रहे हैं। एडवांस बोल के, तो रिसर्च का फी नहीं, जब आप फिर वो है, और वो इतना रिजनेबल इतना चार्ज करता है ना, प्रॉपरली चार्ज कर, जितना वो मारवाड़ी का बच्चा है तो जितना पैसा बचाएगा उतना आपका बचाएगा, और प्रॉपर ढंग से आपको रिसर्च करके फार्मास्यूटिकल में कौन से देश अच्छे हैं, कहाँ हैं, वो पूरा प्लान करके आपको वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। फिर आप आपका फार्मास्यूटिकल का, मैं उदाहरण के लिए फार्मास्यूटिकल बता रहा हूँ आपको, फार्मास्यूटिकल का ग्रुप का एक ऑनलाइन मीटिंग ले लीजिए, वो फिर आपको समझाएगा, और फिर उसका जो बजट के हिसाब से आप फिर कंट्रीब्यूट करके फिर वो हिसाब से करो। मेरे ख्याल से अच्छे बिजनेसमैन को एटलीस्ट 3 साल में एक फॉरेन टूर करनी चाहिए, और एवरी ईयर एक लोकल टूर करनी चाहिए बिजनेस के एंगल से। थैंक यू सर। बस, और साल में, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है तो साल में तो आपको एक टूर फॉरेन की करनी चाहिए जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप है। थैंक यू सर। सर ये विठलदास जी भुतरा अहमदनगर से है, उन्होंने पूछा है कि आपका मोबाइल नंबर आप शेयर करोगे क्या, और इन केस आपका मोबाइल नंबर मिलता है तो हम बाहेश्वरी भाई आपको इस बारे में, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कुछ थोड़ी तकलीफ दी है तो चलेगा क्या? सॉरी फॉर दैट, मेरा तो मोबाइल नंबर ढूंढना, मेरा पता ढूंढना तो बहुत इजी है, गूगल पे डाल दीजिए जयप्रकाश सोमारी, तो आपको पूरा मेरा कुंडली मिल जाएगा। इसलिए मुझे मेरा नंबर ढूंढना तो मुश्किल नहीं, आराम से ढूंढ पाएंगे, कोई भी ढूंढ पाएगा। लेकिन मुझे कांटेक्ट करना है तो कोई सुप्रीम कोर्ट का मैटर है तो जरूर कीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गाइडेंस करने के लिए मैंने काफी वीडियो डाल के रखे हैं पर, वो सफिशिएंट है आपके लिए, बस वो देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जो डिपार्टमेंट का डिफिकल्टी है वो डिपार्टमेंट के पीआरओ को पूछते रहिए, तो सोमानी सर को फोन करने की जरूरत पड़ती नहीं है, पढ़नी भी नहीं चाहिए। और उतना समय हम अगर लीगल फील्ड से निकालेंगे तो हम लीगल फील्ड के ऊपर अन्याय करेंगे। इतना थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहने के कारण फिर हमने at the age of our 58 we have decided the taking this program of import on commercial level। इसलिए कमर्शियल लेवल पे हमारे कोई प्रोग्राम अभी नहीं होता है, लेकिन ये सोशल लेवल पे चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बिजनेस एक्सपांशन के लिए लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लो, लीगल के ऊपर भी एक सेमिनार है, आपके बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, कौन से लॉ से बचना चाहिए, क्या चाहिए, इसके ऊपर भी कुछ करना है तो कर सकते हैं। वुमेन्स के लिए अगर कोई जागृति के लिए वुमेन्स के लॉ के ऊपर करना चाहिए, ऐसे अलग अलग सेक्टर है हमारे पास, जो है वो हम जरूर देंगे। खाली कोई हमको फोन करेगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सवाल पूछेगा वगैरह वगैरह, तो उसके लिए समय बहुत मिलना मुश्किल है, इसलिए हमने वो सब यूट्यूब पे डाल के रखा है। सॉरी, इसमें हमको हमारा प्राइड नहीं बताना है, खाली हमकी थोड़ी सी समय की थोड़ी ये है, बस वो है। और बहुत काम है, इतना वैरायटी का काम रहता है ना दोस्तों, इनकम टैक्स का एक केस, इसका एक केस, तो उसका एक केस, तो एक बिल मैटर, अभी एक का मैटर आया यार, उसके फिर उसके ऊपर 53 केसेस चल रहे हैं, 53 केसेस चल रहे हैं, अलग अलग जगह पे चल रहे हैं। परेशान हो गया बेचारा वो चलते, अभी वो सब 53 केस एक जगह पे हमको शिफ्ट करने हैं, और वो पावर खाली सुप्रीम कोर्ट पे ही है, वो हमारे पास आया। तो ऐसी काफी चीजें कॉर्पोरेट लॉ में, ये हमें इतनी वैरायटी में, तो इसलिए थोड़ा सा हम अभी इसको रिस्ट्रिक्ट किए हुए करना। मैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फोन पे अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ये बताने के लिए मुझे दुख होता है, लेकिन ये सत्य भी है। लेकिन लॉ के बारे में अगर आपको कभी कुछ डाउट है, लॉ के बारे में कोई एम्बिग्युइटी है, लॉ के बारे में कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप जरूर, सुप्रीम कोर्ट का है तो कभी भी फोन कर सकते हैं, हाई कोर्ट के आगे मैटर आया तो कभी भी फोन कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं तो खाली मुझे इतना ही बताइए फोन करके कि सर मेरा सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा सा मुझे लीगल गाइडेंस थोड़ा सा लेना है, तो आप समय बताइए। अदर देन सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट के लिए, ट्रायल कोर्ट के लिए थोड़ा मैं थोड़ा आधा घंटा दिन में रखता हूँ, वो टाइमिंग दे दूंगा, उस समय फोन करेंगे तो देन आई विल एक्सप्लेन दैट लीगल सम इश्यूज इन योर माइंड। हमारे माहेश्वरी समाज के लिए, इसके लिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद सर। थैंक यू। आपने जो मार्गदर्शन किया है, जो जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन आंसर्स को आपने सेटिस्फाई किया है, आपका बहुत बहुत हम ऋणी हैं।
पंकज जी, रामनिवास जी साहब का मेरे को फोन था, उन्होंने बताया है कि उन्होंने अभी उनके मतलब उनका एक स्पीच अपन सुनने के लिए अभी उनका टाइम अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ रामनिवास जी का स्पीच सुनने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं एक लास्ट क्वेश्चन है जो मिस आउट हो गया है और चैट बॉक्स में आया था। माधव जी बजाज, इनका क्वेश्चन था कि एक्सपोर्ट के लिए कौन सा वे बेटर है, एक्सपोर्ट हाउसेस या डायरेक्ट एक्सपोर्ट फॉर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर? फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर के लिए आप एक्सपोर्ट हाउस की तरफ अगर पहले जाते हैं तो वो इजी लग जाता है और आदमी वो इजी मार्ग ही चुनता है, तो फिर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना, वहां पे धक्का मारना, ये बड़े बड़े जायंट बीच में आने नहीं देते हैं, तो ऑनलाइन करो, छोटे छोटे कंसाइनमेंट भेजो, बराबर है। तो एक छोटा छोटा कंसाइनमेंट भेजने के बाद विद इन 6 मंथ्स आपके कंटेनर भी कैसे जाने लगते हैं ये आपके समझ में आ जाएंगे। लेकिन किसी ट्रेड एक्सपोर्टर को अगर शुरू से आप ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर विकास होना मुश्किल है। उसका विकास होगा जिसको आप ज्वाइन कर रहे हैं, बराबर है, लेकिन आपका विकास थोड़ा परसेंटेज के लिए होगा। इसलिए आई विल नॉट एडवाइज टू ज्वाइन एनी बिग एक्सपोर्टर, ऑलवेज ट्राई टू एक्सपोर्ट डायरेक्टली। धन्यवाद सर जी। यहाँ पर उपस्थित सभी ऑडियंस को विनती है कि चैट बॉक्स में यूट्यूब चैनल का लिंक दिए वाला है। सोमानी सर का जो यूट्यूब चैनल है इसका लिंक चैट बॉक्स में दिए वाला है, तो लिंक पे जाके आप बाकी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद मैं विनती करता हूँ आज के प्रोग्राम के प्रमुख अतिथि मानधने जी को कि वो हमें मार्गदर्शन करें। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आवाज आ रहा जी है। सर, जी हाँ। जी सर। सोमानी साहब, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, पर मैं आपकी बात सुनना चाहता था, इसलिए मैंने पहले आपको सुनना पसंद किया। मैं बोला फिर बाद में मैं बात करूंगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपके 2-3 सेमिनार अटेंड किए हुए हैं, इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं आज और नया क्या सुनने मिलेगा वो देखेंगे। तो चलो ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। महेश नवमी के पावन पर्व के अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश के अंतर्गत बीड़ जिला माहेश्वरी सभा और इस सत्र की पहली बार अंतरराष्ट्रीय व्यापार उद्योग विषय में 3 दिवसीय व्याख्यान की माला आयोजन की है, इसलिए उन्हें धन्यवाद। प्रथम पुष्प के व्याख्यान के लिए आमंत्रित सुप्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय वक्ता जयप्रकाश जी सोमानी तथा महासभा के संयुक्त मंत्री जुगल किशोर जी लोया, प्रदेश अध्यक्ष भाई मधुसूदन गांधी, सचिव सारड़ा जी और संयुक्त मंत्री किशोर जी और मराठवाड़ा विभाग के उपाध्यक्ष राजकुमार जी पल्लोड़ एवं नंदकिशोर जी तोतला जी एवं सभी पदाधिकारी, प्रोजेक्ट के चेयरमैन सीए गोपाल जी कासड़, सत्यनारायण जी लाहौटी एवं बीड़ जिला सभा के सभी पदाधिकारी तथा इस जूम मीटिंग में उपस्थित सभी युवा साथियों, व्यापारी वर्ग व उद्योजक भाइयों। श्री सोमानी जी ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उद्योग के विषय में हम सबको बहुत उपयुक्त मार्गदर्शन किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अधिक जानकारी चाहिए तो उनके YouTube पे पूरे आते हैं, तो वो आप उससे भी सुन सकते हैं और टाइम भी देने की बात उन्होंने थोड़ी की है और उनका मार्गदर्शन निश्चित ही रूप में हम सभी को उसका लाभ मिलेगा। एक बात उन्होंने खास बात कही है कि भगवान महेश ने हमारे स्वयं के विकास के लिए और भारत के विकास के लिए हमारा जन्म हुआ है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये बात सही है। आज अपना युवा नौकरियों की तरफ जा रहा है तो कम से कम व्यवसाय में आना चाहिए। अभी व्यवसाय में बहुत स्कोप है, एग्रीकल्चर पे तो बहुत स्कोप है, उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया भी है। और हमारे युवकों को आगे बढ़कर अपने अपने व्यापार तथा उद्योग में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से बढ़ावा देने की पहल करना चाहिए। अब मराठवाड़ा भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध हो रही है।
सोमानी साहब, शायद आपको तो जानकारी होगी, उदाहरण के तौर पे जालना में ड्राई पोर्ट का काम चालू है। समृद्धि महामार्ग आने वाले दिनों में मुंबई तक पूर्ण हो जाएगा। रेलवे की भी आने वाले दिनों में डबल लाइन जालना में हो रही है। इस तरह लॉजिस्टिक के लिए बहुत सुविधाएं मिलेगी। जालना ड्राई पोर्ट से आज स्टील, दाल, अनाज तथा अन्य उत्पादनों का एक्सपोर्ट करने की चालना मिलेगी और इसको अच्छी तरह से यहाँ से पूरे मराठवाड़ा के लोग कर सकेंगे। हम सबको अभी इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि आदरणीय सोमानी जी से निवेदन है कि हमारे युवा उद्योजकों को इस विषय में समय समय पर जब आवश्यकता रहेगी में कृपया मार्गदर्शन करें आप। और आज की सभा में मुझे अतिथि के रूप में